और टोबैको और अल्कोहल का अगर आप कॉम्बिनेशन ले तो ये ज्यादा डेडली है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर एक मॉडर्न डिसीज है, हाँ। बनाया हुआ डिसीज है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, पहले कैंसर नहीं था क्या। इसका मेन रीजन है बॉलीवुड मूवीज। हाँ। मुझे कैंसर हुआ है, अभी डॉक्टर ने मुझे 6 महीने का टाइम दिया है। हाँ। तो म्यूटेशन 2 टाइप के रहते हैं, एक तो इवोल्यूशनरी मतलब जो अच्छे चेंजेस अपने बॉडी में लाते हैं, और बैड म्यूटेशन हुआ तो आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी होते हैं। करो कैंसर एक दिन में नहीं होता है, उसके पहले प्री कैंसरस लीजन क्रिएट होते हैं, मतलब बॉडी की वार्निंग साइन है कि अभी बंद करो। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना पन्ना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जो कैंसर के फील्ड में एक जानी मानी नाम है, डॉक्टर आशीष पोखरकर। वो पुणे के लीडिंग कैंसर स्पेशलिस्ट और ऑन्को सर्जन है। डॉक्टर आशीष ने 1000 से ज्यादा सक्सेसफुल कैंसर सर्जरी की है अक्रॉस वेरियस टाइप्स इंक्लूडिंग ब्रेस्ट, ओरल, स्टमक एंड कोरेक्टल कैंसर पे। उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से एडवांस कैंसर सर्जरी ट्रेनिंग ली है, जो इंडिया का प्राइम कैंसर इंस्टीट्यूट है, और उनका फोकस है अर्ली डिटेक्शन, एडवांस ट्रीटमेंट और पेशेंट एजुकेशन के थ्रू कैंसर अवेयरनेस को बढ़ाना। इस एपिसोड में हम जानेंगे कैंसर के सिम्टम, कॉजेज, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस और कुछ कॉमन मिथ के बारे में। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि एक सही जानकारी आपको मिल सके। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। वेलकम सर, हमारे नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पहला ही क्वेश्चन ये होगा कि कैंसर को आप कैसे देखते हैं? कैंसर एक बहुत ही डेडली डिसीज है। ऑब्वियसली बहुत फियर है लोगों में कि कैंसर अगर हुआ तो मतलब जान जानी पक्की है। हाँ। तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोकल पब्लिक में, लेमैन्स में, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है जी। और कई सुनी बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और जो ट्रीटमेंट के पुराने जमाने में जो साइड इफेक्ट्स थे, और साइड इफेक्ट्स को सुन के ही डर जाते हैं जी। तो आधा जान तो कैंसर का नाम सुन के लोगों का निकल जाता है जी। तो ऐसा नहीं है। तो कैंसर को समझ लेना है। तो आप इसको, अगर आपको कैंसर हुआ तो आप इसको फाइट कर सकते हैं मोर पॉजिटिव वे से, और इससे आप बाहर भी आ सकते हैं। कैंसर को जब हम लेते हैं तो पहले के टाइम में हम बहुत कम सुना करते थे कि कैंसर किसी किसी को हुआ है, कभी सुना करते थे। लेकिन आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, कैंसर एक आम बात हो गई है। तो ये क्यों इतना हम इसको बढ़ती क्यों जा रही है हमारे देश में? देखिए, उसके लिए बहुत सारे रीजंस है। एक तो अपना पॉपुलेशन ग्रोथ, अपना पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। ऑब्वियसली जितना ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना उसका इंसिडेंस भी बढ़ेगा कोई डिसीज का। दूसरी चीज है हमारी बदलती जीवन शैली, मतलब लाइफस्टाइल। हाँ। सो वी हैव बिकम मोर वेस्टर्नाइज, मोर बोल सकते आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ वे ऑफ लिविंग अपना लाइफ हो गया है। तो उसके वजह से भी कैंसर के रीजन बढ़े। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले के जमाने में जो इन्फेक्शन डिसीजेस होती थी, लाइक टीबी और जो भी बाकी डिसीजेस थी, तो उसके लिए बहुत अच्छी अभी दवाइयाँ या हमारे साइंस ने जो प्रोग्रेस किया, प्लस अभी हमारा कंट्री मोर डेवलप हो रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, तो फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी इज आल्सो बिकमिंग अवेलेबल। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो इन्फेक्शन डिसीजेस के वजह से जो डेथ हो रही थी अभी वो नहीं हो रही है जी। उसकी वजह से लॉन्जिविटी बढ़ी है, अपना जीवन मान बढ़ गया है। तो जितना हम जिएंगे उतना कैंसर का रिस्क रहेगा, क्योंकि ओल्ड एज इटसेल्फ अ रिस्क फैक्टर फॉर अ कैंसर। तो भी एक रीजन है कि रिलेटिवली हम कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा हुआ देख रहे हैं। दूसरी बात है कि बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड्स और जो भी चीजें हमारे खाने में आ रही है वो भी आजकल बहुत बड़ा रीजन है। पोल्यूशन है, ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से कैंसर का इंसिडेंस आज बढ़ा हुआ दिख रहा है। सबसे मेन रीजन किसको मानते हैं कि ये एक ऐसा है कि आपको लाइफ स्टाइल में अगर अपनाते हो तो इससे तो होगा ही होगा कैंसर? वो क्या है, हो सकता है? अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, हाँ, तो कैंसर वैसे देखा जाए तो मल्टीफैक्टोरियल रीजंस रहते हैं। एक रीजन नहीं है कैंसर में कि इससे कैंसर होगा। हाँ। लेकिन अगर बहुत इंपॉर्टेंट कारण हमको जानना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इंडिया में वो तो टोबैको च्यूइंग एडिक्शन। एडिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कारण जिसके वजह से
बहुत सारे एरोडाइजेस्टिव ट्रैक के कैंसर आजकल हो रहे हैं, मेनली यंग पॉपुलेशन में। गुटखा है, टोबैको है, स्मोकिंग है, इन कारणों के वजह से ये टोबैको रिलेटेड कैंसर बहुत कॉमन। दूसरी बात, मैंने पहले बोला कि अपना बदलता हुआ लाइफस्टाइल बदलना मतलब क्या, तो बेसिकली वी आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड वेस्टर्नाइज। सो जो वेस्टर्न पीपल से हमने जो अच्छी चीजें ली, तो उसके साथ ही बुरी चीजें भी आ गई है। जी बिल्कुल। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोर जंक फूड खाना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सिडेंटरी वर्क है, तो उसके वजह से ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है जी। ओबेसिटी आज बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इसके वजह से क्या है, ओबेसिटी रिलेटेड कैंसर आजकल बहुत कॉमन हो गए। और अपना लाइफ ज्यादा स्ट्रेसफुल भी हो गया। स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्ट्रेस के वजह से भी ओबेसिटी बढ़ रही है। तो इस सब कारणों के वजह से क्या है कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। मेनली ये कारणों से, एडिक्शन, ओबेसिटी, इन कारणों के से जो कैंसर होते हैं उनका इंसिडेंस बढ़ा हुआ है। अभी आपने टोबैको बोला, टोबैको, अल्कोहल और ये जो है, ये टोबैको से कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं और अल्कोहल से कौन से होते हैं? ये क्या अलग कैंसर प्रोवाइड करते हैं? जनरली टोबैको और अल्कोहल ये कार्सिनोजेंस है। कार्सिनोजेंस मतलब जिन केमिकल के वजह से हमें कैंसर होने की संभावना है। तो टोबैको में बहुत सारे केमिकल्स है, अल्कोहल में बहुत सारे चीजें हैं जिनके वजह से म्यूटेशन सेल्स में होते हैं और उसके वजह से कैंसर होते हैं। सो टोबैको जिस वे से कंज्यूम किया जाता है उसके हिसाब से भी कैंसर के टाइप्स रहते हैं। मेनली इंडियन पीपल में टोबैको क्विड मतलब मुंह में तंबाकू रखना, हाँ। वो ज्यादा कारण है, गुटखा। तो इंडियन पेशेंट्स में ज्यादा ओरल कैंसर बहुत कॉमन है। अगर पेशेंट कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको फिर लोअर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक के कैंसर बहुत कॉमनली होते हैं, लाइक लंग कैंसर है, लैरिंक्स स्वरयंत्र का कैंसर है, ये सब कैंसर होने के कारण रहते हैं। इसके अलावा टोबैको, अल्कोहल से बाकी भी कैंसर है, लाइक स्टमक कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर है, किडनी कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है। ऐसे देखा जाए तो ये सब कारणों से 15 से 17 टाइप के कैंसर अपने बॉडी में होते हैं। अच्छा। और टोबैको और अल्कोहल का अगर आप कॉम्बिनेशन ले तो ये ज्यादा डेडली है। अगर आपको टोबैको खाने से जितना रिस्क है, अगर आप टोबैको के साथ साथ अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको कैंसर होने के चांसेस है बहुत मल्टीप्लिकेशन में बढ़ जाते हैं। ओके। क्योंकि ये टोबैको के जो कार्सिनोजन है वो अल्कोहल से इजीली अब्सॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, और अल्कोहल इटसेल्फ खुद एक कार्सिनोजन है। तो अगर कोई भी चीज आप ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो वो आपके लिए ऑब्वियसली हानिकारक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एडिक्शन से दूर रहना चाहिए, इधर टोबैको हो या अल्कोहल। ये ज्यादा मात्रा में आपने बोला कि अल्कोहल और टोबैको को ज्यादा मात्रा से दूर रहना है। ये ज्यादा मात्रा क्या है? इसको हम डिफाइन करना चाहिए। ऐसे पॉइजन तो पॉइजन ही है। हाँ। तो कोई ज्यादा मात्रा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको टच ना करें। जी। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल के बारे में मैंने मेनली बोला। टोबैको तो बैड ही है, एक बार आपको आदत लग गई तो एडिक्शन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि मेंटल और फिजिकल जो डिपेंडेंस हो जाता है वो बहुत डेडली रहता है। तो उसका क्या बोलते हैं कि अपना जकड़ जो रहती है बहुत ये रहती है, स्ट्रांग रहती है, और उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सोशल ड्रिंकिंग आजकल करते हैं तो सोशल ड्रिंकिंग एटलीस्ट एक्सेप्टेबल है। ओके। लेकिन अगर सोशल ड्रिंकिंग से ज्यादा अगर ड्रिंकिंग हो रही है, हाँ। तो डेफिनेटली वो बैड है आपकी हेल्थ के लिए। तो इसलिए मैंने बोला कि ज्यादा मात्रा सोशल ड्रिंकिंग इज ओके, बट डोंट ड्रिंक अल्कोहल और डोंट टच टोबैको। ओके। और आपने स्ट्रेस की भी बात की कि स्ट्रेस अभी के टाइम में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर एक दूसरे बंदे को स्ट्रेस है किसी न किसी कारण से। तो आपने बताया कि उससे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो कैसे हो रहा है? स्ट्रेस अगर आप देखें, स्ट्रेस इज इनडायरेक्ट फैक्टर। स्ट्रेस डायरेक्टली कैंसर कॉज नहीं कर रहा है। स्ट्रेस के वजह से कुछ हार्मोन्स अपने बॉडी में सीक्रेट्स होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो स्टेरॉयड हार्मोन से मेनली क्या होता है कि अपना इम्यूनिटी डाउन होता है, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज है कि उसके वजह से ओबेसिटी बढ़ता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ओबेसिटी का प्रमाण, डायबिटीज बढ़ता है, एंड इनडायरेक्टली ऑल दीज थिंग लीड्स टू मोर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो इसके वजह से म्यूटेशन रेट भी बढ़ता है और इनडायरेक्टली देन चांसेस ऑफ कैंसर ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रेस इज द इनडायरेक्ट फैक्टर। जब हमें कैंसर होता है या किसी को भी हो रहा है, पहला ही थॉट आता है कि मेरी लाइफ कितनी बची है, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। ये जो थॉट आ जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या होता क्या है ये एक्चुअली?
इसका मेन रीजन है बॉलीवुड मूवीज। हाँ मुझे कैंसर हुआ है, अभी डॉक्टर ने मुझे 6 महीने का टाइम दिया है। हाँ। तो ये बॉलीवुड मूवी में, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कैंसर हुआ मतलब डेथ सेंटेंस है, ये बहुत गलत है ये लोगों में। हाँ। और ये सब मूवीज के वजह से है। तो लोगों को ये समझना चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता है। हर कैंसर हर पेशेंट में हर डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट स्टेज का होता है, और हर कैंसर का प्रोग्नोसिस एज पर स्टेज अलग रहता है। तो ऐसा नहीं रहता है कि मुझे कैंसर हुआ मतलब 6 महीने का ही लाइफ है। तो ऐसा नहीं है। जनरली बहुत ही एडवांस स्टेज में कैंसर में पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रहता है, लेकिन वो ऐसा 2 महीना, 4 महीना या 6 महीना नहीं रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट जनरल परफॉर्मेंस, बाकी उसका कंडीशन, उसके हिसाब से आपका प्रोग्नोसिस रह सकता है। तो आप ये बातों पे ध्यान मत देना। अगर कोई बोल रहा है कि कैंसर हुआ मतलब डेथ होना पक्का, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग निगेटिव चीजों को ज्यादा देखते हैं, पॉजिटिव चीजों को कभी, जो पेशेंट कैंसर सर्वाइवर है वो नहीं देखते। हाँ। तो ये अपना मेंटेलिटी, निगेटिव चीजों को ज्यादा हाईलाइट करना है। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो जैसे कैंसर से लोग बच पाते हैं, मतलब हमें तो ये है कि अगर कैंसर हो गया है तो 1 ईयर 2 ईयर में कुछ ना कुछ होनी ही है, तो एक बैड न्यूज की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो ये जो अभी आपने बोला कि ये बॉलीवुड का ही एक बनाया हुआ सिनेरियो है, तो क्या हम बच पाते हैं? डेफिनेटली बच पाते हैं। हाँ। और कैंसर में 100% क्योर रेट नहीं है। उसके रीजन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। हाँ। बट ऐसा नहीं है कि कैंसर में कोई बचता नहीं है जी। ये बहुत ही 100% रॉन्ग चीज है। हाँ। तो डेफिनेटली कैंसर में बहुत हाई क्योर रेट भी रहता है। अगर स्टेज अर्ली है तो डेफिनेटली क्योर रेट बहुत हाई रहता है। हाँ। तो उसमें सर्वाइवर से रहते हैं वो। कैंसर पेशेंट नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं एक बार कैंसर की ट्रीटमेंट होने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली कैंसर में क्योर रेट है, बहुत हाई क्योर रेट है, अगर आप टाइम पे और अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास गए और आपको प्रॉपर तरीके से इलाज हो। तो ये डरने की बात नहीं है। कैंसर मतलब 100% डेथ है, कुछ भी मतलब सरासर गलत है। ये कैंसर क्या है? और हम इन्फेक्शन, जैसे बहुत सारे टाइम पे होता है कि हाँ कुछ इन्फेक्शन टाइप में कुछ हुआ और कुछ चीजें ग्रोथ हो रही है, हम समझते हैं कि ये ऐसी ही है, लेकिन हम उसको कैंसर ही क्यों समझें? वो कैंसर क्या है? तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर एक मॉडर्न डिसीज है। हाँ। बनाया हुआ डिसीज है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। पहले कैंसर नहीं था क्या? तो डेफिनेटली पहले भी कैंसर था। जब से ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस में आया तब से कैंसर है। अच्छा। तो आपको ये समझना चाहिए कि कैंसर बेसिकली है क्या। तो इसके वजह से आपकी ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग चली जाएगी। हमारा बॉडी जो है वो पूरा सेल से बना हुआ है जी, क्योंकि सेल हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है। हम सर से पांव तक सेल से बने हुए हैं। तो अपने सेल्स को कौन कंट्रोल करता है? तो अपना डीएनए। तो भगवान ने अपने डीएनए में एक सॉफ्टवेयर डाल के रखा है, कोड्स डाल के रखे हैं, जो हर प्रोसेस को अपने बॉडी के कंट्रोल करते हैं। वैसे सेल डिवीजन की एक प्रोसेस है, मतलब एक सेल से दूसरी सेल बनना। फॉर एग्जाम्पल सपोज अभी हमें जख्म हो गए कहीं पे, वहां पे सेल टिश्यू लॉस हो गया, तो नई सेल्स बननी है तो ऑटोमेटिकली एक सिग्नल जाता है, और वो सिग्नल से क्या होता है, नई सेल रीजनरेट होती है जी। और पूरे अपने बॉडी में सर से पांव तक डेली ये सेल डेथ और वापस से सेल का, नया सेल का जन्म, ये सब चीजें चल रही है, साइकिल चल रही है। तो ये जो प्रोसेस है वो डीएनए से पूरी तरह कंट्रोल में है। ओके। अगर किसी कारणों से ये प्रोसेस में गड़बड़ हो जाए और ये प्रोसेस अनकंट्रोल हो जाए, तो उससे क्या होता है, वो सेल खुद ही अपना सेल ऑटोनॉमस काम करना चालू हो जाते हैं, मतलब खुद ही डिवाइड होती रहती है। तो उससे क्या होता है, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और ये ग्रोथ जब इतनी हो जाती है, जब वो 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर बनता है, मतलब उसमें 10 लाख अपने कैंसर सेल्स रहती है, बॉडी की सेल्स रहती है, तब जाके बनता है एक ट्यूमर। और कैंसर में क्या होता है, ये ट्यूमर जगह पे नहीं रहता है, ये ट्यूमर अपने ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल से पूरे बॉडी में फैलता है, और हम उसको फिर बोलते हैं कैंसर। तो बेसिकली 2 टाइप के ट्यूमर्स रहते हैं। एक जगह पे रहने वाला, मतलब बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं हम उसको, मतलब जो हमें तकलीफ नहीं देने वाला, लेकिन वो जगह पे ही बढ़ेगा और अपने साइज से तकलीफ दे सकता है। ओके। तो उसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। कैंसर मतलब क्या, यही सेल्स अपने प्राइमरी ट्यूमर के जगह को छोड़ के अपने बॉडी में अलग अलग ऑर्गन में जा पहुंची, सपोज लंग में गई, लीवर में गई, ब्रेन में, बोन में गई, तो हम उसको बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर हमें तकलीफ देता है क्योंकि वो जाके वहां पे सिस्टम को डैमेज करता है, सिस्टम शट डाउन करता है। ओके। तो जैसे ये ट्यूमर जो है कि अगर एक प्राइमरी लोकेशन है उसका, तो और वो बढ़ रहा है इधर कहीं भी बॉडी पार्ट में, किसी भी बॉडी पार्ट में,
लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना क्या मुश्किल होता होगा? तो बेसिकली ट्रेजेडी ऑफ कैंसर ये है कि जब वो अर्ली स्टेज में रहता है तो मतलब तकलीफ नहीं देता है, पेनलेस रहता है। सो ह्यूमन टेंडेंसी, पेन इज बहुत प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। हाँ, अगर हम जब तक पेन नहीं होता डॉक्टर के पास जाते नहीं है या हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो कैंसर में लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है क्योंकि अर्ली स्टेज में पेनलेस रहता है, क्योंकि वो फैला नहीं रहता है, तो उसके वजह से हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और अगले स्टेज पे जाता है। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस होना और नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि अर्ली कैंसर के सिम्टम्स क्या है। हाँ, तो अर्ली कैंसर के सिम्टम्स कैसे होंगे? जैसे पेनलेस है ये, वो भी कैंसर है और हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे होगा कि हम अर्ली साइन कैसे देखें? तो अर्ली अगर साइंस देखना है तो हर एक सिस्टम और हर एक बॉडी जहाँ पे कैंसर का ओरिजिन हो रहा है वो ऑर्गन के हिसाब से आपको सिम्टम रहेंगे। लेकिन कॉमन सिम्टम्स मतलब बॉडी में कहीं पे भी गांठ आ जाना। अगर कोई भी गांठ है, अगर वो बढ़ रही है, बहुत थोड़े टाइम में फास्ट बढ़ रही है, हार्ड है, हीलिंग उसका हार्ड है, पेनलेस है इनिशियल स्टेजेस में, एडवांस स्टेजेस में पेनफुल हो जाती है, ऐसी गांठ है तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है जी। दूसरी चीज है, जैसे मैंने बोला टोबैको रिलेटेड कैंसर से ओरल कैंसर बहुत कॉमन है, तो मुंह में व्हाइट कलर के पैचेस है ना, हम बोलते हैं उसको ल्यूकोप्लिकिया, व्हाइट कलर पैचेस, कैंसर के पहले के लक्षण है। या कोई छाला होना मुंह में और जो हील नहीं हो रहा है, जनरली नॉर्मल जो छाला रहता है वो एक हफ्ते में हील हो जाता है, लेकिन अगर कोई छाला है 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता हुआ, लेकिन हील नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है, तो वो मुंह का कैंसर हो सकता है। तो बार बार खांसी आना, खून आना, ये लंग कैंसर का लक्षण हो सकता है, लैरिंजियल कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक का देखेंगे तो चेंज ऑफ बाउल हैबिट्स, सब हर एक का अपना एक बाउल हैबिट है। हर एक कोई आदमी एक दिन में एक बार जाता है पैखाने के लिए, 2 बार जाता है, लेकिन सडनली वो हैबिट चेंज हो गया जी, बार बार उसको मोशन आ रहा है, लेकिन उसका पेट साफ होने का फीलिंग नहीं हो रहा है, या मोशन में खून जा रहा है, ओके, सडन वेट लॉस हो रहा है, तो ये लक्षण डाइजेस्टिव ट्रैक के, कोलोरेक्टल कैंसर, स्टमक कैंसर, इसके लक्षण हो सकते हैं। अगर आप लेडीज में कैंसर है तो लेडीज में अर्ली कैंसर कौन कौन से, तो मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली लक्षण क्या है, तो ब्रेस्ट कैंसर में स्तनों में कोई गांठ फील होना जी, अगर आपको नहाते वक्त कहीं पे भी आपको हाथ को अगर गांठ लगे तो वो ब्रेस्ट कैंसर की गांठ हो सकती है। स्किन पे रेडनेस आना, निप्पल से पानी या खून आना जी, ब्लैक कलर का डिस्चार्ज है, रेड कलर का डिस्चार्ज है, वो ज्यादा डेंजरस है, ओके। तो ये सब चीजें वो फीमेल को याद रखनी है कि ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली लक्षण क्या है। दूसरे कैंसर मोर कॉमन है सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर, जिसमें इन बिटवीन मेंसेस आपको अगर ब्लीडिंग हो रहा है, सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग बोलते हैं, या पोस्ट मेनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग है, तो ये लक्षण आपके सर्विक्स कैंसर या यूटेराइन कैंसर के हो सकते हैं। ओके, तो ये दोनों जो कैंसर हैं दोनों अलग अलग बॉडी पार्ट में हो रहे हैं, लेकिन दोनों के कारण अलग होते हैं ऑब्वियसली। हाँ। जैसे मैंने बोला कि कैंसर के कारण बहुत सारे हैं, हम उसको रिस्क फैक्टर बोलते हैं। हाँ। तो रिस्क फैक्टर मतलब क्या, तो जोखिम घटक मतलब क्या है कि जिससे आपकी रिस्क बढ़ रही है कैंसर होने की। तो 2 टाइप के रिस्क फैक्टर रहते हैं, एक मतलब है मॉडिफाइबल है और एक नॉन मॉडिफाइबल है। हाँ। तो पहले हम नॉन मॉडिफाइबल देखते हैं जी। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या है, जो जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इज द एज। हम अगर एजेड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा बॉडी का मैकेनिज्म धीरे धीरे वीक हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी इज अ बायोलॉजिकल मशीन। हाँ। तो रिपेयर, जो म्यूटेशन डिले अपने बॉडी में होते हैं उसको बॉडी रिपेयर कर रही है, लेकिन जैसे हम बुढ़े होते हैं तो ये मैकेनिज्म वीक होता है, तो कैंसर होने का चांसेस भी अपने बढ़ते हैं। तो एज इटसेल्फ रिस्क फैक्टर, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते जी। दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब हमें जो जीन्स अपने माँ बाप से मिले, पुरखों से मिले, अगर उसमें डिफेक्ट है हाँ, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे सिंड्रोम है ऐसे, कैंसर सिंड्रोम्स है, सिंड्रोम मतलब बहुत सारे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं इसमें। तो अगर घर में किसी को मतलब ऐसा जीन है जो कैंसर कॉज कर रहा है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है जी। अगर आप उसके कैरियर है तो आपको वो कैंसर होने की रिस्क है। तो फैमिली हिस्ट्री और हेरिडिटरी फैक्टर्स ये रहते हैं, ये भी नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। तो ये जो जेनेटिक जो होती है उसकी पहचान हो जाती है कि आप में स्ट्रेन आ रही है या नहीं?
आजकल बहुत सारे एडवांसेस हुए जेनेटिक फील्ड में भी, तो कैंसर बेसिकली जेनेटिक ही डिसीज है। हाँ। तो ये समझना चाहिए कि कैंसर क्या होता है। कैंसर एक्चुअली जेनेटिक डिसीज है। हम्म। तो जो म्यूटेशन हो रहे हैं, तो म्यूटेशन अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो म्यूटेशन क्यों हो रहे हैं अपने बॉडी में, क्योंकि इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। हम पहले बंदर थे, बंदर से पूछ गई, ह्यूमंस बन गए, तो म्यूटेशन हो गया। जो पूछ का म्यूटेशन है वो चला गया, इवोल्यूशन है। तो म्यूटेशन दो टाइप के रहते हैं, एक तो इवोल्यूशनरी मतलब जो अच्छे चेंजेस अपने बॉडी में लाते हैं, और बैड म्यूटेशन। बैड म्यूटेशन हुआ तो आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी होता है। तो कैंसर मतलब बैड म्यूटेशन हो रहा है, तो उसका काम क्या है, तो बेसिकली अच्छे जीन पूल को मेंटेन करना, और बैड जीन्स को अगर है उसको बाहर कॉमन जीन पूल से बाहर निकलना। हाँ। तो वैसे देखा जाए तो इट्स लाइक इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो म्यूटेशन होने ही वाले हैं। तो ये जेनेटिक म्यूटेशन जो है, अभी जो रिसेंट एडवांसेस हुए जेनेटिक रिसर्च में, तो बहुत सारे अभी हमें पता चल रहा है कि किस म्यूटेशन के वजह से कैंसर हो रहा है। जी। तो अभी हम नई नई दवाई, नए नए ऑप्शन से अगर हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई म्यूटेशन चल रहा है और सपोज वो डिटेक्ट हो गया, तो हम उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है, बच्चे हैं, भाई बहन है, उनमें ये टेस्ट करते हैं, और वो भी कैरियर है, तो उनको हम कुछ चीजें बता सकते हैं। जी। प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं, या स्क्रीनिंग प्रोग्राम पे रख सकते हैं, ताकि हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सके। और बहुत सारे मतलब दवाइयों में भी ऐसा ही हुआ है कि अगर कोई म्यूटेशन है तो उस पर कोई दवा अच्छी तरीके से काम कर रही है, मतलब टारगेट मिल गया है। तो टारगेटेड थेरेपीज भी आजकल आ रही है। हाँ। तो डेफिनेटली आज से 50 साल के बाद और ये डेवलप होगा, तो डेफिनेटली उस टाइम पे हम ये कीमोथेरेपी, ये दवा छोड़ के हम जेनेटिक पे ही ज्यादा ध्यान देंगे। और जेनेटिक्स अभी ये सब चेंज करने वाला है, तो ये रिसर्च बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्रोग्नोसिस और पेशेंट का क्योर होने के चांसेस भी बढ़ने वाले हैं। क्योर होने की बात आ रही है, तो कैंसर में ज्यादातर केमोथेरेपी की बात आ जाती है। जो केमोथेरेपी से हम इतना डरते क्यों है? कीमोथेरेपी डरने का रीजन, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा फियर अगर मैं देखूंगा, हाँ। कैंसर सर्जन, तो सर्जरी से ज्यादा भी कीमोथेरेपी से लोग डरते हैं। बिल्कुल। तो पूरे कैंसर का डर है वो कीमोथेरेपी की वजह से है। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री, कीमोथेरेपी अगर आप 15-20 साल पीछे जाओगे, तो कीमोथेरेपी एक ऑप्शन अवेलेबल था। तो कीमोथेरेपी पहले कि आपको समझने, कीमोथेरेपी मतलब सिंपली दवाई। तो कैंसर मतलब अपनी बॉडी की सेल्स की ग्रोथ है। अगर हम अपने बॉडी के सेल्स को मारना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, तो हमें टॉक्सिक चीजें ही देनी पड़ेगी। मतलब जो डीएनए पे जाके काम करेगी, डीएनए को डैमेज करेगी और वो सेल्स को मारेगी। जी। जब भी हम कुछ भी अपने बॉडी के सेल को मारने का कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ कोलैटरल डैमेज अपने नॉर्मल सेल्स को होने वाला है। हाँ। तो उससे क्या होने वाला है, साइड इफेक्ट्स। ये जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उससे लोग डरते हैं। जी बिल्कुल। तो बेसिकली तो आप अगर देखोगे दवाई क्या करती है, तो दवाई क्या करती है, जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स है उसको मारती है, किल करती है उसको। तो अपने बॉडी में कैंसर ही बस फास्ट ग्रोइंग नहीं है, तो उसके साथ अलग अलग बाकी की बॉडी की सेल्स भी है जो फास्ट ग्रोइंग है। फॉर एग्जांपल हेयर फॉलिकल, हाँ। डेली हमारी हेयर की ग्रोथ हो रही है, तो क्या है, जब केमोथेरेपी देते हैं तो हेयर फॉलिकल को डैमेज होता है, एंड फिर हम गंजे बनते हैं। हाँ। तो बेसिकली मेनली फीमेल्स, तो उसमें बहुत अप्रेंशन है कि बाबा मेरे बाल चले जाएंगे। हाँ। तो इट्स लाइक अ टैबू, तो उसके वजह से भी बहुत फियर है। दूसरी फास्ट ग्रोइंग सेल्स क्या है, तो बोन मैरो, तो अपने बोन के अंदर का स्पॉन्जी टिश्यू है, यहाँ पे अपने खून तैयार होता है बेसिकली, मतलब ब्लड कंपोनेंट्स तैयार होता है। तो वो भी डेली सेल डिवीजन चलता है, तो उनको भी डैमेज होता है। तो उससे क्या होता है, तो अपनी ये जो पेशेंट की मतलब ब्लड सेल का काउंट डाउन हो जाता है, अपनी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो इम्यूनिटी डाउन होता है तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। इंटेस्टाइन के अंदर की लाइनिंग जो भी डेली रिप्लेस हो रही है, उसको भी डैमेज होता है। तो हमने दवाई लिया तो फिर होगा डायरिया। हाँ। तो इस सब चीजों के वजह से, साइड इफेक्ट के वजह से लोगों के मन में कैंसर के बारे में डर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखोगे लास्ट 15-20 साल पहले और अभी का ट्रीटमेंट, ये बहुत चेंजेस हुए, क्योंकि अभी बहुत सारी सपोर्टिव ड्रग्स आई है जी। बहुत सारे लेस टॉक्सिक ड्रग्स आई है कीमोथेरेपी में इटसेल्फ। प्लस सपोर्टिव ड्रग्स मतलब क्या, एंटीएमेटिक्स, उल्टी न होने की दवाई बहुत स्ट्रांग आ गई है। डायरिया के लिए एंटी डायरियल दवाई, प्लस जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल काउंट कम होता है, न्यूट्रोपिनिया, मतलब जो इन्फेक्शन रेट जिसके कारण बढ़ता है, तो अभी उसको स्टिमुलेट करने के लिए ग्रोथ को कॉलिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर की इंजेक्शन है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि अभी ये इतने साइड इफेक्ट बहुत कम हो रहे हैं।
थोड़े बहुत साइड इफेक्ट रहने वाले हैं, लेकिन दैट इज द प्राइस वी पे फॉर आवर लाइफ। जी बिल्कुल। हमारा एम बड़ा है कि लाइफ को बचाना है। तो ये सब थोड़े साइड इफेक्ट एक्सेप्ट करके, लेकिन जितना लोगों में डर है कि बाबा इसके वजह से इतना ही तकलीफ होता है, वैसा नहीं है। तो हर एक आपको समझना चाहिए कि हर एक कीमोथेरेपी ड्रग का अलग अलग साइड इफेक्ट है। किसी और पेशेंट को देख के क्या करते हैं लोग, अरे उसको ये हो गया, उसको होगा, हाँ। वो देख के अपना एक इंटरप्रिटेशन निकालते कि मुझे भी यही होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर एक कीमोथेरेपी का अलग अलग साइड इफेक्ट्स है। तो ये आपको डॉक्टर को जाके पूछना है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को, कि भाई इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर हुए तो वो कैसे मैनेज हो। सो एवरीथिंग इज मैनेजेबल। ओके। तो आपको ये उसके- क्या, हाँ, तो उसके ये आपको treatment ये में- जानना है कि बाबा ये मैनेज हो सकते हैं अगर साइड इफेक्ट हुआ तो भी। और जितना डर है उससे बहुत ही कम ही रहते हैं साइड इफेक्ट। ओके। और वो साइड इफेक्ट्स आप में हो गए ऐसा भी नहीं है। तो हर एक पेशेंट में साइड इफेक्ट होते ही ऐसा नहीं है। ओके। जैसे सबसे जैसे आपने बताया कि बाल गिर जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ही उसके इमोशनल टच दे देते हैं लोग कि बाल गिर रहे हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है, वो तो है ही, लेकिन बाल को बहुत इमोशनली देखते हैं कैंसर के पेशेंट। इसमें देखा जाता है कि बाल सेव हो रहा है, झड़ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा ही कष्टदायक हो जाता है। मेनली इन ब्रेस्ट कैंसर की जो कीमोथेरेपी है, हाँ। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन है। हाँ। और ये और ओवरी कैंसर है, सपोज ये जो इनकी कीमोथेरेपी है उनमें बाल झड़ने के साइड इफेक्ट्स है। तो आपको ये समझने चाहिए, अगर ये कीमोथेरेपी आपका सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए है, तो ये कीमोथेरेपी बंद होने के बाद विद इन 6 मंथ आपके बाल वापस आने वाले। तो ये परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। ठीक है। तो जैसे आपका ट्रीटमेंट खत्म होगा 6 महीने में आपके बाल वापस रिग्रो हो जाएंगे। ओके। तो ये चिंता करने की बात नहीं है, बाल वापस आ बाल वापस आ जाते हैं। और और आजकल स्काल्प कूलिंग जैसी टेक्निक है, हाँ। स्काल्प को कूल करना जिससे हेयर लॉस कम होता है। अच्छा। ऐसे भी कुछ टेक्निक है, तो उसके वजह से ये हेयर लॉस का चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, ये कैंसर ट्रीटमेंट क्या क्या है अवेलेबल हमारे पास? सो कैंसर के अगर ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बोला कि हम अपने बॉडी के सेल्स को मारने का कोशिश कर रहे हैं, हाँ। तो ऑब्वियसली उसके लिए ट्रीटमेंट भी वैसे ही होंगी, कुछ विद सम साइड इफेक्ट होंगी। लेकिन हमारा एम क्या है कि तो लाइफ को सेव करना, अपना लाइफ का जान बचाना ज्यादा बड़ा एम है। तो क्या क्या चीजें हो सकती है? दोस्तों, अगर कैंसर अर्ली स्टेज में है तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। जड़ से उखाड़ दो किसी चीज को जी। इसके पहले वो फैल जाए बॉडी में। तो सर्जरी क्या करती है, तो कैंसर को जड़ से निकाल देती है। जी। तो एक हुआ सर्जरी। सेकंड, जैसे मैंने बोला, कीमोथेरेपी दवाई है। दवाई मतलब साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक मतलब सेल को किल करने वाली दवाई है। तो कीमोथेरेपी, उसमें और दवाई आजकल न्यू एडवांस होके जो आई है, मेनली टारगेटेड थेरेपी, मतलब वो टारगेट पे कैंसर सेल पे काम करेगी, नॉर्मल सेल को कम डैमेज करेगी, करेगी ही नहीं। जी। और अभी लेटेस्ट आई इम्यूनोथेरेपी, मतलब अपने बॉडी के सेल्स को, व्हाइट ब्लड सेल है जो अपनी इम्यूनिटी है, वो सेल जाके कैंसर सेल को मारती है। अच्छा। तो उसको एक्टिवेट करना, इम्यूनोथेरेपी, ये हुआ दवाई। थर्ड इज रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी मतलब क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉन थेरेपी, एक्सरे थेरेपी, मतलब जो एटॉमिक बॉम्ब में जो रेडिएशन रहते हैं वही हम मेडिसिन पर्पस के लिए यूज करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। ओके। तो उनका भी काम क्या है कि जो फास्ट ग्रोइंग सेल है कैंसर की, उनको मारना। वो भी क्या करती है, डीएनए को डैमेज करती है और कैंसर का रिकरेंस आने के। तो ये 3 पिलर है जो कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। तो ये तीनों ट्रीटमेंट मिला के इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके एक प्लान रहता है। तो ये 3 ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर में। जी। जैसे कैंसर अगर हुआ है तो वो ट्यूमर से हुआ है, तो ट्यूमर को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है कि ट्यूमर ग्रो हो रहा है, हम उसको क्या प्रोवाइड कर देते हैं कि वो ग्रो होने लगता है? कैंसर ट्यूमर मतलब क्या, सेल ग्रोथ। जैसे मैंने बोला कि कोई सेल अनकंट्रोलेबल ग्रो हो रही है। अब ये ट्यूमर कोई बाहर से आया हुआ चीज नहीं है, बैक्टीरिया वायरस की, जिसको हमारे बॉडी के ऊपर ये कर रहा है। ये सेल अपने बॉडी की, अपने बॉडी में ग्रो हो रही है। तो पहले तो वो चीजें उनको सब चाहिए जो नॉर्मल सेल को चाहिए। हाँ। लेकिन क्या है, उनको सेल डिवीजन करना है तो उनको वो चीजें ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो उनके लिए क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मैक्सिमम न्यूट्रिशन,
जो भी ऑक्सीजन रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, वट और कैलोरीज रहेगी, वो खुद के लिए यूज करती है ग्रो होने के लिए एट द एक्सपेंस ऑफ अदर नॉर्मल टिश्यू। तो दूसरों को भूखा रखना और खुद ही बढ़ना, अच्छा। तो ये कैंसर की टेंडेंसी रहती है। तो जो नॉर्मल सेल को ग्रोथ के लिए चाहिए वही कैंसर सेल को भी चाहिए। ओके। कोई अलग चीजें ऐसा नहीं रहती है। हाँ। तो बहुत सारे लोगों में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर ये खाऊंगा तो कैंसर का हाँ। ग्रोथ रुक जाएगा, ये खाऊंगा तो ये सब चीजें जो है वो व्हाट्सएप पे चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। तो रियलिटी में ये ऐसा होता नहीं है। उसके लिए कोई मैजिक फूड या मैजिक ड्रग, और अगर आप खाली पेट रहोगे तो कैंसर, शुगर नहीं खाओगे तो कैंसर रुकना बंद करेगा, ऐसा हाँ। होने वाला नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने भी सुना है कि आप अगर फास्ट ज्यादा देर तक रखते हो तो वो जो सेल्स है उनको फूड नहीं मिलता है ग्रो करने के लिए। इवन आप शुगर नहीं लोगे तो ग्लूकोज पावर उनको नहीं मिलेगा। ये बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसके लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, मतलब साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इसके लिए कुछ डेटा नहीं है कि ये इसके वजह से, फास्टिंग की वजह से कैंसर सेल मरेगी। इससे अगर हो सकता है तो साइड इफेक्ट होने की ज्यादा चांस है और वेट लॉस बढ़ेगा, क्योंकि आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैंसर ट्रीटमेंट। अगर आप हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा रहे तो आपको वेट लॉस होने का चांस है और आपका ट्रीटमेंट में भी इंटरप्शन आने का चांस है। अगर ऐसा हुआ तो आपको प्रोग्नोसिस भी खराब होने का चांस है। तो कोई ऐसा मैजिक ड्रग नहीं है, या फास्टिंग या शुगर मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं। ये सब व्हाट्सएप पे चलता है या इंटरनेट पे लोग पढ़ते हैं, तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसके लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जैसे कि अभी भी मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि लोग बोलते हैं कि मतलब व्हाट्सएप पे ही ये सब और रील्स में ज्यादातर मैंने देखा है कि सजेशन देते हैं कि ये हर्ब्स यूज कर लो, ये इससे कैंसर नहीं होगा, आपके कैंसर इतने सालों में मतलब 6 महीने में हम खत्म कर देंगे, और बहुत सारे दावा भी करते हैं। उस पे आपका क्या राय होगा? तो डेफिनेटली हर्बल मेडिसिन या आयुर्वेदिक तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये अपना मेडिसिन का ब्रांच है आयुर्वेदिक। तो ये हमें ज्यादा प्यारा है। तो हमें ज्यादा प्यारा है तो हम ऑब्वियसली उसके बारे में अतिशयोक्ति की बातें करते हैं कि ये खाने से, आयुर्वेदिक खाने से होगा। तो अब तक के मेरे प्रैक्टिस में मैंने कोई पेशेंट ऐसा ठीक हुआ देखा नहीं है। ओके। तो आयुर्वेदिक इज मोर लाइक अ क्रूड मेडिसिन मेथड है। मतलब जो प्लांट में केमिकल्स है लेकिन वो क्रूड स्वरूप में है। मतलब वो ज्यादा प्यूरिफाइड और ज्यादा पोटेंट नहीं है। वो काम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ रिसर्च नहीं है, कुछ साइंटिफिक बेस नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ। तो ये लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है, और उसमें क्या करते हैं लोग अपने टाइम गवा देते हैं। जो कैंसर स्टेज 1 में है वो स्टेज 4 में लेके आते हैं। ओके। और एक बार फैलने के बाद वापस 5-6 महीने बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं और आके बोलते कि अभी कैंसर ठीक ना, डॉक्टर जान बचाओ। तब हमारी मुश्किलें होती कि तब हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है या कोई डेटा नहीं है साइंटिफिक। तो मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस बेस्ड मतलब क्या, इसके लिए एविडेंस है, ये काम करता है। इसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में बहुत सारे रिसर्च में जाता है। वो ड्रग को टेस्ट किया जाता है, उसके साइड इफेक्ट टेस्ट किए जाते हैं, उसका पोटेंसी चेक किया जाता है, उसका एफिकेसी चेक किया जाता है। ये काम एक्चुअल में करता है कि प्लेसेबो इफेक्ट है। समझे? हाँ। तो ये जो प्लेसेबो इफेक्ट तो नहीं है, इसके वजह से लोगों को लगता है ये ठीक हो रहा है। हाँ। बहुत जगह बहुत बार ऐसा प्लेसेबो इफेक्ट रहता है। तो आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक, अभी तक इसमें कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये कैंसर क्योर करता है। हाँ, बहुत सारी चीजें शायद अगर ये इसके ऊपर वो रिसर्च हुआ तो ये शायद हेल्प कर सकती है, या कोई केमिकल से, बहुत सारी कीमोथेरेपी की ड्रग भी प्लांट से बनी हुई है। हाँ। प्लांट के केमिकल, लेकिन वो प्रॉपर प्यूरिफाई किया हुआ है, उसको ज्यादा एक्टिव है, और उस रिसर्च में उसको प्रूव किया है कि ये केमिकल, प्लांट के केमिकल एज ए कीमोथेरेपी ड्रग आजकल हम यूज कर रहे हैं। ओके। तो ये सब चीजें हैं। ये क्योंकि हमें आयुर्वेदिक ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को, ये कि उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ। तो ये समझना चाहिए, कैंसर है ये अपने ही बॉडी की अनकंट्रोल सेल ग्रोथ है। उसको आयुर्वेदिक अगर इफेक्ट नहीं तो साइड इफेक्ट भी नहीं होते। हाँ, मतलब ट्रीट भी नहीं अच्छे से कर पाएंगे। अच्छे से मतलब कुछ उसका फायदा ही होता नहीं है। तो लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, प्रीशियस वैल्यूएबल टाइम मिस करते हैं, और जो इफेक्टिव चीज है, जो प्रूवन है, उसको हम नकार देते हैं। कई सुनाई बातों पे इसका ये साइड इफेक्ट है, कीमो से ये होगा, ये होगा।
ये सब फार्मा कंपनी का प्लान ये है दवाई बेचने के लिए, बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। लेकिन अगर हम इस चीजों के पीछे रहेंगे और जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है अगर हम मिस करेंगे तो डेफिनेटली हम अपना वैल्यूएबल टाइम मिस करने वाले हैं। और मैं हमेशा पेशेंट को यही बोलता हूँ कि अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट छोड़ना मत। अगर आपको लेना है, श्रद्धा है उसके ऊपर, तो आप वो ले लो, शायद वो आपको सपोर्टिव काम करेगी, लेकिन आपको काम यही चीजें करने वाली है क्योंकि यही आपको बचाने वाली है। चाहे आप क्रेडिट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को दे दो। ये जो आप बोल रहे हैं कि वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है चीजें, तो आपके लिए सबसे आसान कौन सा स्टेज होता है कि वहां से हम निकाल सकते हैं पेशेंट को सेफली? इसके स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते, बहुत बार बोलते, अरे वो लास्ट स्टेज में था। हाँ, अभी लास्ट स्टेज क्या है? हाँ, वही तो बहुत ही मतलब ये क्या बोलते कि बहुत वेग है लास्ट स्टेज मतलब। तो बेसिकली आप अगर हम साइंटिफिकली देखे जाए तो जनरली 4 स्टेजेस में कैंसर डिवाइड होता है, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो आपको ये जानना है कि 4 स्टेजेस क्या है। तो ये जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन स्टेजेस का वो TNM स्टेजिंग पे डिपेंड है। TM मतलब ट्यूमर साइज, नोड मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, मेटास्टेसिस मतलब अगर बॉडी में फैला है ट्यूमर, नोड, मेटास्टेसिस, ये सब देखा जाता है। वो कैसे देखा जाता है? जनरली फर्स्ट क्लिनिकली, मतलब डॉक्टर एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, ट्यूमर कहाँ पे फैला है, कुछ लिम्फ नोड लग रहे हैं उसमें फैला है क्या, कहीं और ऑर्गन में फैला है क्या। दूसरा है कि रेडियोलॉजिकल मतलब CT स्कैन, एक्सरे, पेट स्कैन, MRI, ये चीजें करके हम देखते हैं कि कैंसर जगह पे है कि आजू बाजू के एरिया में फैला है कि पूरे बॉडी में फैला है। तो जैसे मैंने बोला लास्ट स्टेज, तो 4th स्टेज बोलते हैं। लास्ट स्टेज मतलब बेसिकली 4th स्टेज। तो स्टेज 3 तक हम कैंसर क्योर करने के चांसेस रहते हैं। अच्छा। 4 में मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इनक्योरेबल रहता है। बहुत ही कम कैंसर जिसमें 4th स्टेज में भी क्योर के चांस है, लेकिन मोस्ट ऑफ कैंसर में 4th स्टेज मतलब लास्ट स्टेज में क्योर के चांस नहीं रहते। तो उस टाइम पे हमारे ट्रीटमेंट का इंटेंशन चेंज हो जाता है। इंटेंशन मोर पैलेटिव रहता है। 2 टाइप के इंटेंशन रहते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। एक क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीटमेंट, मतलब कि आपको क्योर करने के लिए एग्रेसिवली हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि इसमें क्योर का मतलब आपको बचने के होप से। हाँ। और पैलेटिव मतलब क्या है? तो इसमें हम क्योर नहीं पॉसिबल, लेकिन हम इसमें रिमिशन मतलब डिसीज को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। कंट्रोल मतलब आपका लाइफ बढ़ाएंगे, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रखेंगे, उसको पुराने बीमारी की तरह करने का कोशिश करेंगे जी। लेकिन उसके लिए आपको लाइफ टाइम कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट चलती रहेगी जब तक आप उसको टॉलरेट करें, जब तक हमारा ट्रीटमेंट उस पर काम करना बंद ना कर दे। तो ये 2 इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूरेटिव एंड पैलेटिव इंटेंट। तो स्टेज 3 तक हम क्योर करते हैं, तो हमारे लिए ऑब्वियसली स्टेज 3 तक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज 1, 2 में सबसे ज्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस रहता है। स्टेज 1 मतलब जगह पे ये कहीं पे फैला हुआ, 2 मतलब और फैल गया इधर उधर, 3 मतलब नोड्स में गया, ऐसा मतलब हर एक कैंसर के एज पर साइट अलग अलग स्टेजिंग है। तो AJCC स्टेजिंग बोलते हैं उसको, अमेरिकन जॉइंट कमेटी का जो स्टैंडर्ड हम लोग मोस्ट ऑफ कैंसर में फॉलो करते हैं। तो ये स्टेज के हिसाब से आपको प्रोग्नोसिस चेंज हो रहा है। तो अर्ली स्टेज में जितना रहोगे उतना आपके बचने के चांसेस ज्यादा है, उतना आपको कम ट्रीटमेंट लगने वाला है, उतना आपको मल्टी मॉडलिटी नहीं सिंगल मॉडलिटी में काम हो जाएगा। वो तैयार ले तो शायद आपको सर्जरी में हो जाएगा, शायद आपको कीमो भी ना लगे। अच्छा। लेकिन अगर आप एडवांस स्टेज में गए तो कीमोथेरेपी भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि रिकरेंस, रेडिएशन भी ऐड करना पड़ेगा। इसलिए जितना अर्ली स्टेज में उतना अच्छा है। इसलिए टाइम, जैसे मैंने बोला कि टाइम बहुत वैल्यूएबल है। हाँ। लोग क्या करते हैं, ये टाइम गवा देते हैं और एडवांस स्टेज में आते हैं, फिर बोलते हैं कैंसर ठीक होता नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को ध्यान में रखना है कि आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम मिस करोगे और आप बोलोगे कैंसर ठीक नहीं होता, तो ये आपके वजह से, क्योंकि आप ज्यादा देर उसको इग्नोर करते रहते, और 2 काउंटर दवाई लेते रहते, या डॉक्टर के पास जाते नहीं है। ये सब चीजों की वजह से क्या होता है कि कैंसर एडवांस स्टेज में चला जाता है, फिर अपना प्रोग्नोसिस भी कम होता है। अभी के टाइम पे आपके पास जो केसेस आते होंगे वो कौन से स्टेजेस में पहुंच पाते हैं? जनरली इंडिया में लोकली एडवांस कैंसर बहुत कॉमन है, जनरली स्टेज 3, 2, 3 में आते हैं। इसका रीजन बहुत सारे हैं। हाँ। वो तो एक तो लैक ऑफ नॉलेज बहुत अपनी इंडिया में है, तो एजुकेशन का प्रॉब्लम है। शहरों में तो एटलीस्ट मेट्रो सिटी में ठीक है, लेकिन अगर आप रूरल एरिया में जाओगे तो एजुकेशन का बहुत ही अभाव है। दूसरी चीज है कि
मेडिकल फैसिलिटीज, हाँ। मेडिकल फैसिलिटीज है रूरल रिमोट एरिया में नहीं है। तो आज भी अगर जाओगे सिंपल सोनोग्राफी मशीन भी आपको नहीं मिलेगा रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में, या एक्सपर्टाइज नहीं रहेगा, डॉक्टर नहीं रहेगा। हाँ। तो ये भी रीजन है कि बाबा लेट स्टेज में डायग्नोस होता है। तो ये सब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो लेकिन लास्ट अगर आप 15-20 साल में देखोगे तो इवन एट तालुका प्लेसेस भी सीटी स्कैन MRI आजकल अवेलेबल हो रहे हैं। अच्छा। तो जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है तो वैसे बोला कि डायग्नोसिस भी हो रहा है। दैट इज आल्सो रीजन कि कैंसर का इंसिडेंस दिख रहा है ज्यादा, हाँ। क्योंकि लोग अभी डायग्नोस हो रहे हैं। तो डायग्नोस हो रहे हैं तो ट्रीटमेंट पे आएंगे। पहले ऐसे होता था, लोग डायग्नोसिस नहीं होते, हाँ। डेथ हो जाती थी, अरे हो गया ऐसे ही, बड़ा हो गया, बीमार थे और हाँ। हो गई, उनकी उल्टी हुई और आदमी मर गया। हाँ। तो ये सब चीजें अभी नहीं होती है, क्योंकि आजकल मेडिकल प्रोफेशनल की संख्या बढ़ गई, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बहुत जगह पे अवेलेबल होने लगे रूरल एरिया में, क्योंकि अपना GDP बढ़ रहा है तो अपना पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है। तो लोगों में अवेयरनेस, एजुकेशन भी बहुत बड़ा है जी। तो एजुकेशन की वजह से, इंटरनेट है, ये सब बाकी जगह पे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके वजह से भी नॉलेज बढ़ रहा है। तो उसके वजह से आजकल कैंसर में ज्यादा अवेयरनेस हो रहा है लोगों को। तो बाकी चीजों के ऊपर हमने कंट्रोल पा लिया, जैसे इन्फेक्शन डिसीज है, कार्डियक डिसीजेस है, आजकल एंजियोप्लास्टी होती है। तो बहुत सारी चीजें की जिसमें अभी प्रोग्नोसिस बहुत इंप्रूव हो गया, जो बाकी बीमारियां थी। तो अभी क्या बचा है, तो कैंसर। तो ये रीजन है कि कैंसर का इंसिडेंस भी ज्यादा दिखता है जी, बिल्कुल। और लोगों में अभी डर भी बढ़ रहा है कि अरे कैंसर क्यों बढ़ रहा है। हाँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्या ये जो पहले के टाइम में ये बोला जाता था कि गांव में कैंसर नहीं होते, बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होती है, ये सब शहरों की बीमारियां हैं, तो क्या ये पहले भी गांव में होती थी? जैसे आप बोल रहे हैं कि मर जाते थे बीमारी कह के उसको, लेकिन वो चीज ये अगेन एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर ये पूरा सच नहीं है, मतलब इसमें पार्शियल सच्चाई है कि बाबा अगर आप हेल्दी रहोगे, अच्छी हवा लोगे, नॉन पोल्यूटेड, हाँ। अच्छा खाना खाओगे जो केमिकल फ्री है, एक्सरसाइज करोगे। गांव में खेतों में काम करते थे, एक्सरसाइज होती थी डेली, उनको अलग एक्सरसाइज जिम में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डेली कामों में इतना एक्सरसाइज होता है। अगर गांव के अगर आप फीमेल भी देखोगे तो दिन भर काम करती रहती है, कपड़े खुद धोएगी, बर्तन करेगी, खेतों में काम करेगी। तो इससे क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज। तो ओबेसिटी बहुत कम है जी गाँव में। वो रीजन है कि गाँव में फिर कैंसर का रेट भी कम था। जितना हम नेचुरल तरीके से रह रहे हैं, नेचुरल तरीके का खाना खा रहे हैं, सब चीजें एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर कम हो रहे हैं। तो उसके वजह से गांव में कैंसर का इंसिडेंस कम था और शहरों में ज्यादा था जी। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। तो इसका मतलब गांव के लोगों को कैंसर नहीं होगा ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे इजिप्शियन मम्मीज का जो ऑटोप्सी हुआ है, ओके, जो पिरामिड में मम्मी मिले उनमें भी कैंसर मिला है अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट को। अच्छा। तो ये कैंसर, जैसे मैंने बोला, जब से ह्यूमन इन एग्जिस्टेंस है, ये पृथ्वी पे आया है, तब से कैंसर एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, उसका इंसिडेंस कम है गांव में, उसके रीजन मैंने अभी बोले कि ये रीजन से बाकी। हाँ। तो शहरों में क्या है, ये चीजें नहीं होती है। स्ट्रेस भी बहुत रहता है, शहरों का लाइफ भी स्ट्रेसफुल है, गांव का लाइफ रिलेटिवली नॉन स्ट्रेसफुल है। तो उसके वजह से क्या होता है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव में होते नहीं है, गांव में भी होते हैं। कैंसर मल्टी फैक्टोरियल डिसीजेस कॉजेस रहते हैं कैंसर में, जिसके वजह से होता है। तो गांव में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो डायग्नोस नहीं होते, पता नहीं चलता, उसके वजह से लोगों को लगता है कि अरे पहले कैंसर नहीं था। तो लोग क्या है कि बाबा जैसे उसको रिलेट करके बोलते रहते हैं। पहली बात होती है कि हम डायग्नोज हुए कैंसर से, पहले ही माइंड में आता है कि हम जाएं कहाँ, मतलब किन के पास जाएं कि एग्जैक्ट हमें वो प्रोसेस बता सकते हैं, हमें ट्रीटमेंट बता सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है? हम डायग्नोज हो गए हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस हो सकता है? तो कैंसर के जब भी लक्षण देखते हैं तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फैमिली फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर या कोई भी हम जिसके पास जा रहे हैं, MD मेडिसिन या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वहां पे जनरली इनिशियली वो स्टेज में वो लोग डायग्नोस करते हैं और उसके बाद वो देन दे विल सेंड इट टू ऑन्कोलॉजिस्ट, लाइक अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जब भी कोई ऐसा लक्षण दिखता है तो फिर कैंसर का डायग्नोसिस का प्रोसेस चालू होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टिश्यू डायग्नोसिस, मतलब 100% कैंसर है ही। तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो मोस्ट ऑफ कैंसर में, कुछ कैंसर छोड़ के मोस्ट ऑफ कैंसर में बायोप्सी ले जाता है, मतलब टुकड़ा निकालना। हाँ। तो छोटा सा टिश्यू हम निकालते हैं और निकाल के जांच के लिए हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और पैथोलॉजिस्ट देन 100% डायग्नोसिस
करता है, उसमें क्या पता चलता है, व्हाट इज अ आइदर वो कैंसर है कि नहीं है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ कैंसर। ओके। टाइप ऑफ कैंसर भी बहुत अलग अलग तरीके के रहते हैं, तो टाइप ऑफ कैंसर के हिसाब से भी आपका ट्रीटमेंट अलग अलग चेंज होता है। तो बायोप्सी सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देन रहता है कि स्टेजिंग वर्कअप। स्टेजिंग वर्कअप में क्या करते हैं कि हम कैंसर कहाँ कहाँ पे फैला है वो देखते हैं, मतलब रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन लाइक सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पेट स्कैन है, तो ये सब चीजें हम लोग स्टेजिंग वर्कअप में देखते हैं। अभी ये सब वर्कअप और डेटा आने के बाद, तो इसको एक हफ्ता 1.5 हफ्ता चला जाता है, ये सब इस रिपोर्टिंग सब होने के बाद, वो आने के बाद फिर एक ग्रुप रहता है। ग्रुप में कौन रहता है, जैसे मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, रेडिएशन है, तो आपका टाइप ऑफ ऑर्गन क्या है जहां से कैंसर हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें कौन से टाइप का कैंसर है, उसका स्टेजिंग क्या है, और कुछ रिस्क फैक्टर क्या है, वो हिसाब से हम क्या करते हैं कि एक प्लान बनाते हैं। ये प्लान कैसे बनता है, हमारे मतलब हम अपने तरीके से नहीं बनते, तो इसके इंटरनेशनल गाइडलाइन रहते हैं। तो दुनिया भर में जो भी, जैसे मैंने बोला एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जो भी एविडेंस जनरेट हो रहा है, जो भी रिसर्च जनरेट हो रहा है, उसके हिसाब से जो भी वर्ल्ड वाइड लीडिंग बॉडीज रहती है लाइक एमसीसीएन, एस्मो, तो ये बेसिकली क्या करती है, तो गाइडलाइन बनाती है स्टेज के हिसाब से व्हाट कुड बी द बेस्ट ट्रीटमेंट। और ये बेस्ट ट्रीटमेंट किसके ऊपर डिपेंड रहता है कि अगर उसके लिए एविडेंस है कि नहीं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में, और एविडेंस है तो कौन से क्वालिटी का एविडेंस है, अच्छे क्वालिटी का एविडेंस है तो वो गाइडलाइन में पहले रहता है। तो हम क्या करते हैं, गाइडलाइन फॉलो करते हैं जी, इंटरेस्ट, क्योंकि वही आपको ज्यादा चांसेस देने वाले हैं और ज्यादा क्योर के चांसेस देने वाले हैं, तो उसमें आपका प्रोग्नोसिस सबसे बेस्ट रहने वाला है, और ये टेस्टेड है विथ रिसर्च। तो मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट जैसे मतलब एविडेंस बेस्ड है, तो हम लोग ज्वाइंट कमेटी मीटिंग में डिस्कस करके एक प्लान बनाते हैं, इधर सर्जरी पहले करना है, या कीमो पहले देना है बाद में सर्जरी करना है, या रेडिएशन या कीमोथेरेपी पहले देना है बाद में सर्जरी करना है, तो ये चीजें रहते। हाँ, अगर स्टेज 4 है तो फिर दवाई क्या देनी है, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा, सेकंड लाइन क्या होगा, थर्ड लाइन क्या होगा, तो ये पूरा टीम पूरा एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं, इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट का आपको वो प्लान फॉलो करना है। ठीक है, हाँ, ये प्लान में चेंजेस हो सकते हैं जब अगर पेशेंट फिट नहीं है, तो उसके हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन को ही फॉलो करते हैं। जैसे आपने बोला अभी कि सर्जरी में जाना है कि नहीं, केमो में जाना है कि नहीं, रेडिएशन में जाना है कि नहीं, ये तीनों चीज जो होता है ये कैसे डिसाइड होता है कि सर्जरी से हो जाएगा काम, केमो से हो जाएगा काम, वो कैसे डिसाइड होता है? जैसे मैंने बोला कि सर्जरी अर्ली स्टेज में बहुत इफेक्टिव है, हाँ, एडवांस में भी करते हैं, लेकिन पहले हम कीमोथेरेपी रेडिएशन देते हैं। तो होता क्या है, जब कैंसर बढ़ने लगता है, अगर सपोज 2-3 सेंटीमीटर का गांठ हो गया, तो कैंसर डेली क्या करता है, ये कैंसर ये सेल्स अपने बॉडी में फैलाता रहता है। हाँ। कैंसर की सेल इतनी सूक्ष्म है, इतनी माइक्रोस्कोपिक है कि वो कोई स्कैन में दिखती नहीं है, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई में दिखती नहीं है। अच्छा। हम मिनिमम 5 mm से 1 सेंटीमीटर तक का ही ट्यूमर डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। कोई भी स्कैन में। अभी तक हम इतना एडवांस नहीं हुए कि एक सिंगल सेल को भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से डिटेक्ट करें। तो उसके वजह से क्या होता है कि फिर बहुत बार ऐसा होता है कि सर्जरी हो जाता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वापस से बीमारी आ जाता है। हाँ। क्योंकि वो सेल कहीं पे जाके बैठी हुई रहती है डॉर्मेंट स्टेज में, और फिर अपना सर ऊपर उठा लेती है और वहां पे ट्यूमर बना देती है। तो ये रीजन है कि बहुत सारी ट्रीटमेंट ऐड करनी पड़ती है। तो अगर आप देखोगे सर्जरी, रेडियोथेरेपी ये लोकल ट्रीटमेंट है, तो लोकली काम करेगी। वो पूरे बॉडी में अगर कोई कैंसर सेल है उसको किल नहीं करेगी, तो उसको किल कौन करने वाला है, दवाई है। अच्छा। जो अपने खून में से पूरे बॉडी में जाएगी और उसको सेल को मारेगी। तो इसके लिए हमें ये भी ट्रीटमेंट, तो हम इसको डिसाइड कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला ये रिसर्च, ये स्टेज में ये ट्रीटमेंट दिया तो कौन सा, मतलब 2 चीजों को कंपेयर करते हैं कि बाबा ये ट्रीटमेंट दिया तो रिजल्ट कैसे है, ये प्लान किया तो रिजल्ट कैसा है, जो बेस्ट है उसको हम फॉलो करते हैं। हाँ। जनरली सर्जरी अर्ली स्टेज में काम अच्छा करती है। अगर अर्ली स्टेज में है तो हम पहले क्या करते हैं, सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं, तो शायद कीमो भी ना लगे या रेडिएशन भी ना लगे। फिर सर्जरी होने के बाद वो स्पेसिमन जो ट्यूमर निकालते हैं, तो हम वो पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। अगर उसमें कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे दिखे कि बाबा एग्रेसिव कैंसर है, ऑलरेडी ब्लड वेसल में एंट्री मिला है, पुअरली डिफरेंशिएट मतलब एग्रेसिव हाई रिस्क कैंसर है, तो इन सिचुएशन में
हम लोग कीमोथेरेपी भी ऐड करते हैं एज पर गाइडलाइन। तो गाइडलाइन में क्या रहता है, ये रिस्क फैक्टर रहेंगे तो आपको और 6 साइकिल 7 साइकिल 8 साइकिल जो भी कीमोथेरेपी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको एडजुवेंट कीमोथेरेपी लेना। एडजुवेंट मतलब ऑपरेशन के बाद। कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा बीमारी लोकली एडवांस है, लोकल एडवांस मतलब स्टेज 2-3 में है, तो उस सिचुएशन में गाइडलाइन बोलते हैं कि बाबा ये सिचुएशन में लोकल एडवांस है तो ऑलरेडी ये कैंसर सेल बॉडी में फैले होने के रिस्क है, तो आप पहले कीमोथेरेपी दे दो या रेडिएशन दे दो, जिससे लोकल रिकरेंस के रेट भी कम होते हैं। तो हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद फिर हम लोग सर्जरी का प्लान करते हैं। तो ये सब आपके स्टेज के ऊपर है और आपके रिस्क फैक्टर क्या है। तो ये बेसिकली कंप्लीटली मेडिकल डिसीजन से, तो ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये आपको ये ऐसे गए तो हम बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो वैसे आपको फॉलो करना है। तो कभी कभी हम लोग एडवांस स्टेज में जनरली कीमोथेरेपी पहले देते हैं, बाद में सर्जरी होता है। और स्टेज 4 में जनरली सर्जरी नहीं होता है, अगर हुआ तो भी बहुत पैलेटिव इंटेंट से होता है। इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गया तो इंटेस्टाइन को बाईपास करो, ऐसे तरीके की पैलेटिव सर्जरी रहती है। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो एक मुकेश का एड आता है कि तंबाकू खाने से कैंसर, ओरल कैंसर होती है, वो बहुत ज्यादा हर मूवी के फर्स्ट में वो होता है। तो ये जो उनका जो चेहरा दिखाया जाता है बहुत ही हॉरेबल होता है कि वो स्ट्रक्चर ही एकदम चेंज हो जाता है फेस का। क्या ये सभी कैंसर में होते हैं या फिर सिर्फ ओरल में ही है? वो जो एड बनाई हुई है मुकेश की, जिन्हें टाटा, हमारे टाटा कैंसर हॉस्पिटल में बनाई हुई है, हाँ, तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रेटेजी है कि लोगों को टोबैको से परावृत्त करना। हाँ, अगर आपको क्या परिणाम हो रहे हैं अगर वो पहले से दिखे तो शायद आप ये टोबैको छोड़ दें। हाँ, तो वो एक रीजन है, इसलिए वो। लेकिन अगर आप देखोगे हर एक ओरल कैंसर के पेशेंट में आपका मुंह ऐसा नहीं रहेगा जी। तो कैंसर में, ओरल कैंसर में क्या होता है, जो हमारा फेस है, बेसिकली फेस मतलब जिससे हमारी पहचान है। लेकिन कैंसर में क्या रहता है, जान बचाने के लिए हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं जी। तो अगर सपोज 1 सेंटीमीटर का गांठ है तो हमें 2 सेंटीमीटर सब जगह पे जाके कैंसर को निकालना पड़ता है, क्योंकि कैंसर सेल अंदर घुसी हुई रहती है जी। तो उसके वजह से क्या होता है, सम टिश्यू लॉस होता है। तो उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहे, तो मोस्टली की ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी, मतलब प्लास्टिक सर्जन क्या करते हैं कि उसको, वो जो डिफेक्ट तैयार होता है उसको भरते हैं, बेसिकली उसको ज्यादा कॉस्मेटिक लुक देने का कोशिश किया जाता है या उसका फंक्शनल होता है। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम ओरल कैंसर में है, क्योंकि ये जनरली हम बाकी ऑर्गन में अंदर अगर पेट में तो कुछ बाहर समझ में नहीं आता, तो मेनली ये ओरल कैंसर में होता है। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में आए ओरल कैंसर में भी तो आपका टिश्यू लॉस भी कम रहेगा। शायद आपको बहुत छोटी सर्जरी लगेगी जो इतना डिस्फिगरिंग नहीं होगी। बहुत ही एडवांस कैंसर में ये डिस्फिगरिंग सर्जरी होता है, क्योंकि हम भगवान नहीं बन सकते। जो भगवान ने दिया है वो बेस्ट है, हम उसके पास जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। तो आपको ये समझना चाहिए, जो भगवान ने दिया है वो उसको आप ठीक तरीके से उसको अब्यूज करोगे एडिक्शन करके, गुटखा खा के, तंबाकू खा के, तो ऑब्वियसली उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो जैसे स्टमक कैंसर की जब बात करते हैं हम, तो स्टमक कैंसर कैसे होता है, कि वो खाने और पीने से निर्भर होता है या फिर कुछ और भी रीजन होते हैं उसके? स्टमक कैंसर के लिए अगर आप देखोगे तो इंडिया में, जैसे मैंने बोला कि टोबैको कंजप्शन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसमें स्टमक कैंसर होता है। दूसरी बात है कि ओबेसिटी है, एक एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ऐसी सारी चीजें जिनके वजह से मेनली स्टमक कैंसर की रिस्क बढ़ती है। तो मोस्टली एडिक्शन बहुत कॉमन है इंडिया में, तो एडिक्शन आपको अवॉइड करना स्टमक कैंसर में। तो ये बहुत सारी चीजें, इसोफेगस और स्टमक का जंक्शन है वहां का जो है, तो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस में ओबेसिटी हुआ, ये रिफ्लक्स बहुत हो रहा है, तो उसके वजह से भी उस रीजन के कैंसर स्टमक के होते हैं। तो ये सब रीजन्स है जिसकी वजह से स्टमक कैंसर, बहुत बार हमें पता नहीं रहता कि रीजन क्या है, वो हम उसको इडियोपैथिक बोलते हैं। अच्छा। तो बहुत बार रीजन भी पता नहीं रहता है, मतलब कैंसर डिटेक्ट है पर रीजन किस रीजन से हुआ है वो नहीं पता है। बहुत बार पता नहीं चलता, क्योंकि किस चीजों से म्यूटेशन हुआ है वो जानना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा। तो जो भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज होते हैं तो उसमें जनरली हमें रीजन, मतलब जैसे मैंने बोला टोबैको, तो उन्होंने कंपेयर किया कि अब किस टोबैको खाने वालों में ज्यादा स्टमक कैंसर करे थे, तो ऑब्वियसली टोबैको वजह से
तो जो रिसर्च होता है जिसमें, लेकिन बहुत सारी चीजों में पता नहीं कि किस कारण से, कोई केमिकल से भी हो सकता है जी। किसी भी चीज से, या जनरली डेली भी सेल डिवीजन हो रहा है उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गया है, अपना बैड लक गड़बड़ हो गया, तो बहुत हाँ। बार वो रीजन नहीं, लेकिन किस कारण से हुआ है, बहुत बार लोग पूछते हैं मुझे किस कारण से हुआ, मैंने तो कभी एडिक्शन किया नहीं। हाँ। तो ये बेसिकली ऐसा नहीं रहता है, म्यूटेशन ये डेली अपने बॉडी में हो रहा है। अभी भी हम बैठे तो हमारी बॉडी में म्यूटेशन कंटिन्यूसली हो रहा है, लेकिन हम हेल्दी, हमारा मतलब हमारे उस म्यूटेशन को रिपेयर करने के चांसेस ज्यादा है। डेली क्या करते हैं, जो म्यूटेशन है अपनी बॉडी भी रिपेयर करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हम एजेड होते हैं, जैसे एज के वजह से मेनली, तो हमें पता नहीं कि शायद वो म्यूटेशन रिपेयर होगा भी नहीं। अच्छा। अगर वो सेल डिवीजन के प्रोसेस को कंट्रोल करने वाले जीन में म्यूटेशन है तो फिर सेल डिवीजन का प्रोसेस गड़बड़ होगा, तो बैड लक भी है। वी कॉल इट एज इडियोपैथिक, का कारण पता नहीं किस कारण से म्यूटेशन हुआ और वो सेल ऑटोमेटिकली डिवाइड होने लगी। तो बहुत बार लोग सोचते रहते कि लेकिन उससे कुछ ट्रीटमेंट पे फर्क नहीं पड़ता है जनरली। अच्छा। तो कारण, अगर एडिक्शन है, हाँ उसको आप बंद कर सकते हो तो आपका प्रोग्नोसिस थोड़ा इंप्रूव होता है, लेकिन बहुत बार ये पता नहीं रहता कि किस कारण से हुआ है। उसके पीछे भागने से बेटर है कि आप अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी चालू करें। लोग कहते भी है कि मैंने अभी तक सिगरेट भी नहीं पिया, तंबाकू भी नहीं खाया, ड्रिंक भी नहीं किया, कुछ ऐसा काम नहीं किया, तो मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ज्यादा थॉट आता है लोगों को। ये बहुत कॉमन है, मूवी में दिखाते हैं, अरे इसको ये हुआ, उसने तो कभी सिगरेट नहीं पिया, हाँ। ये नहीं पिया, शायद वो पी लेता तो बहुत अच्छा होता। हाँ। लेकिन वो बहुत गलत चीज है ये। हाँ। ऐसी चीजें नहीं फैलानी चाहिए कि अरे वैसे कैंसर तो पता नहीं होगा नहीं होगा, जो नहीं पीते उनको भी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप रास्ते के बीच में से चलोगे तो गाड़ी उड़ाने का चांस बढ़ता है। जी बिल्कुल। अगर रास्ते से साइड से चलोगे तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सेफ रहोगे। हाँ। पूरा सेफ नहीं रहोगे लेकिन रहोगे। हाँ। तो डेफिनेटली हाई रिस्क बिहेवियर आपको उस तरफ लेके जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको सिगरेट पीना ही है, कैंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो जितना आप ये रिस्क फैक्टर को अवॉइड करेंगे, आपको बचने के चांसेस भी उतने बढ़ेंगे और कैंसर ना होने के भी चांसेस उतने बढ़ेंगे। तो बेटर इन चीजों से दूर है। प्रिवेंशन के लिए आप क्या कहेंगे कि कैंसर प्रिवेंशन के लिए हम जो बात कहते हैं वो क्या हो सकता है? सो जैसे बोला जाता है कि कैंसर प्रिवेंशन, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ। ऑब्वियसली प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट तक हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है। जैसे तो फर्स्ट, इंडिया में तो बहुत कॉमन है कि स्टे अवे फ्रॉम द एडिक्शन। टोबैको, अल्कोहल, गुटखा, तंबाकू, मावा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीजों से दूर रहो। इसको टच मत करो, क्योंकि आपने 1 साल भी पिया तो भी आपका रिस्क हमेशा ज्यादा ही रहने वाला है। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि बाबा हाँ थोड़े दिन पिया तो उससे मुझे नहीं होगा। अगर आप टोबैको को टच कर रहे हैं तो जिंदगी भर आपका रिस्क बाकी जिन्होंने टोबैको कभी खाए नहीं उनसे ज्यादा रहने वाला है। अच्छा। वो कभी जीरो होता नहीं है। अच्छा। तो पहले तो आप एडिक्शन से दूर रहो, फर्स्ट चीज। देन मेंटेन अ गुड बैलेंस वेट, मतलब आपका वेट अच्छा मेंटेन रखो। जैसे मैंने, ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है आजकल कैंसर बढ़ने के। खासकर मेट्रो सिटी में ओबेसिटी बहुत कॉमन है, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत कॉमन है। तो बैलेंस वेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड जंक फूड्स, प्रोसेस फूड। जो प्रोसेस फूड रहते हैं, मैदा बीदा, ये इनके वजह से आजकल ये कोलोरेक्टल कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है। बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें आप जो खाते हो अल्टीमेटली ये आपको बॉडी को लॉन्ग टर्म में डैमेज करने वाली है। तो प्रोसेस फूड से आपको दूर है। शुगर कंट्रोल, शुगरी चीजें कम खाना है। अगेन इट विल कंट्रीब्यूट टू द ओबेसिटी। देन प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर आप देखोगे WHO के गाइडलाइंस में तो हफ्ते में 115 मिनट्स आपको मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज एटलीस्ट करना है, या 90 मिनट्स हेवी एक्सरसाइज करना है। तो एटलीस्ट आपको इतना, तब आपका कैंसर का रिस्क कम होने वाला है। अच्छा। ओबेसिटी का रिस्क कम होने वाला है, बहुत सारी चीजों का रिस्क कम होने वाला है। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक्सरसाइज करना है। प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड, ऐसी चीजें जो एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है जिसमें हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, तो ये चीजों को आपको खाना है। जी। ये सब चीजों के करने से आपको, आपका रिस्क कम होगा, लेकिन 100% कम होगा ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने बोला ना कि अगर ये इसने कभी जिंदगी में खाया नहीं फिर भी उसको क्या हुआ, तो उसका रीजन ये है। अगर आप ससेप्टेबल हो, अभी बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि सर हमने कभी तो टोबैको नहीं किया फिर भी
फिर भी ये मुझे कैंसर हुआ, या इतने सारे लोग टोबैको खाते हैं, उनमें से सबको तो कैंसर नहीं होता है। मेरे दादा थे, इतने जिंदगी भर खाया लेकिन उनको कैंसर नहीं हुआ। हाँ, तो ये बात आपको समझना चाहिए, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। जैसे मैंने बोला कि हर बॉडी अलग है, हर पेशेंट अलग है, तो हर पेशेंट को हर एक टॉक्सिक या पॉइजन पचाना भी हर आपका कैपेसिटी अलग है। जी बिल्कुल। तो अगर दो पेशेंट टोबैको खा रहे हैं, एक को कैंसर हुआ, एक को नहीं हुआ, लेकिन वो अदर पेशेंट का बॉडी ज्यादा मोर स्ट्रांग है, क्योंकि वो उसको ज्यादा डाइजेस्ट कर रहा है टोबैको को, और उसका लग भी ऐसा है कि वो उसको उसके वजह से म्यूटेशन नहीं हुए, या उसके बॉडी ने वो म्यूटेशन को रिपेयर कर लिया। बेसिकली उसकी कैपेसिटी उसको टॉलरेट करने की ज्यादा है, तो उसके वजह से उसको नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं, अगर हम टोबैको खा रहे हैं तो हमें कैंसर होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है दुनिया में। तो इससे बेटर है कि आप ये चीजों से दूर रहो। जी बिल्कुल। जैसे बोलते हैं कि पॉइजन का टेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो पॉइजन ही है। हाँ, कुछ लोगों में डैमेज करेगा, कुछ लोगों में लेट करेगा, कुछ लोगों में कुछ अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इससे बेटर है कि आप ये सब हाई रिस्क बिहेवियर से दूर रहो। कैंसर एक बोला जाता है कि बड़े में होता है, एक एज के बाद होता है, लेकिन अभी के बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे, 1 साल 6 महीने के बच्चों में भी कैंसर देखा जा रहा है। तो उनका सेल ग्रोथ कैसे हो गया कि इतना ज्यादा प्रोमिनेंट? तो और एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कैंसर जनरली बुढ़ापे में होता है। हाँ, बुढ़ापे का बीमारी है, मोस्ट ऑफ द एक्सटेंड ये ट्रू है। हाँ, कि मोस्ट ऑफ द कैंसर जो है ओल्ड एज में, आफ्टर 40-50 के बाद ही चालू होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंसर यंग एज में नहीं होता है। आजकल यंग एज में कैंसर होने का चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। हाँ, तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हेरिडिटरी फैक्टर रहते हैं। अच्छा। तो जर्मलाइन म्यूटेशन रहते हैं, मतलब जो अपने माँ बाप से आता है, उसके वजह से भी है। यंग एज में ओबेसिटी, यंग एज में एडिक्शन, गुटखा खाने से जल्दी अभी यंग एज में कैंसर हो रहा है। पहले लोग टोबैको खाते थे 50-60 के बाद, हाँ, ओरल कैंसर होता था। अभी गुटखा खाने में 30s में ही हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि गुटखा कॉकटेल है, उसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा डेंजरस है टोबैको से भी। तो ये भी रीजन है कि यंग एज में कैंसर हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हेरिडिटरी फैक्टर है। तो ऐसा नहीं है, कैंसर कोई भी एज में हो सकता है, एक दिन के बच्चे को भी हो सकता है। ब्लड कैंसर है, चाइल्डहुड में बहुत कॉमन है। बहुत सारे हेरिडिटरी कैंसर है जो यंग एज में होते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर एक किसी को भी कैंसर होने का रिस्क है, लेकिन वो चांसेस मतलब जो परसेंटेज बोलते हैं वो हम कम है। अर्ली डिटेक्शन से हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि 100% क्योर हो जाए। तो वो स्कैनिंग जो होती है वो मेल फीमेल में अलग होती है, और होती है क्या, और ये कैसे प्रोसेस होता है, ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, ये लोगों को पता रहना चाहिए कि कैंसर अर्ली डिटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट, लेकिन अगर प्रिवेंशन नहीं कर सकते, अगर आप सपोज स्मोकिंग कर रहे हैं, हाँ, तो स्मोकिंग करने वालों को पता रहना चाहिए कि वो एट हाई रिस्क है कि उनको लंग कैंसर हो जाए। तो ऐसी चीजों में वो क्या कर सकते हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं क्या। तो डेफिनेटली स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो अगर मेल में देखा जाए तो सपोज ओरल कैंसर में अगर वो टोबैको बहुत चूएंगे, उसमें स्क्रीनिंग क्या है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करो। कैंसर एक दिन में नहीं होता है, उसके पहले प्री कैंसरस लीजन क्रिएट होते हैं, मतलब बॉडी की वार्निंग साइन है कि अभी बंद करो, अभी कैंसर होने का है। तो पहले जब मुंह का कैंसर होता है तो उसमें पहले व्हाइट कलर, रेड कलर के पैचेस आते हैं, लिकोप्लिकिया। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम वो जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर जल्दी डिटेक्ट होगा तो उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं और अर्ली इंटरवीन करके ट्रीटमेंट करके पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, या उसका एडवाइस दे सकते हैं कि अभी बंद करो एडिक्शन। लंग कैंसर में लो डोज सिटी स्कैन है। लो डोज सिटी स्कैन मतलब नॉर्मल सिटी स्कैन इतना रेडिएशन डोज नहीं जाता, थोड़े डोज में उसमें हम सिटी स्कैन करके या एक्सरे करके हम लंग कैंसर को भी अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन करके एक टेस्ट है, जनरली 50-60 के बाद ये प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो ओल्ड पेशेंट में वो भी एक ब्लड टेस्ट है, मेल पेशेंट में हम कर सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। तो जनरली बाकी जो कैंसर है मेल में, सपोज कोलोरेक्टल कैंसर है, तो जहां पे इंसिडेंस बहुत कॉमन है जैसे फॉरेन कंट्रीज में, और या इधर आपके घर में हिस्ट्री है कोलोरेक्टल कैंसर का बहुत स्ट्रांग या कोई सिंड्रोम है, तो इस चीजों में हम कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं जी। तो ये सब सारी स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें हम आपके ऊपर जल्दी से टेस्ट करके, डायग्नोस्टिक टेस्ट करके कैंसर डिटेक्ट। फीमेल में बहुत सारे कैंसर है जिसमें हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर आज नंबर 1 कैंसर है
इंडियन फीमेल्स में। जी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, खुद ही खुद का जांच करना, आईने में खड़े होके या लेट के। तो वो आप कर सकते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम, अपने हाथों से देख सकते हैं कोई गांठ लग रहा है क्या। देन है डॉक्टर के पास गए तो फिर मैमोग्राफी रहता है ईयरली, आफ्टर 40 ईयर्स या 45 ईयर्स के बाद आप ईयरली आपको मैमोग्राफी करना है। जी। तो मैमोग्राफी मतलब एक्सरे, जिसमें 2 प्लेट के बीच में स्तन रख के उसको दबा के एक्सरे किया जाता है। ओके। जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई गांठ कैंसर का वहां पे बन रहा है क्या। हाँ। अर्ली स्टेज में 1-2 सेंटीमीटर का जो गांठ है हम डिटेक्ट करके जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं। तो एज पर गाइडलाइन हम आफ्टर 40 ईयर्स आपको ईयरली आपको ये करना है। उसके पहले मैमोग्राफी हेल्प नहीं करता क्योंकि ब्रेस्ट बहुत डेंस रहते हैं। ओके। जनरली 40-45 के बाद एज पर गाइडलाइंस मैमोग्राफी करना है। देन सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय के मुख का कैंसर जो है, बच्चेदानी के मुख का कैंसर, तो वो बहुत कॉमन है रूरल एरिया में। तो उसके लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, पैप स्मीयर। गायनेकोलॉजिस्ट क्या करता है, ब्रश से वहां पे सेल्स लेके उसका स्मीयर बना के उसमें देखते हैं कि बाबा कैंसरस चेंजेस है क्या। तो ये सारी टेस्ट है जो फीमेल्स में कर सकते हैं। बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं हमें डे टू डे लाइफ में, तो क्या इन्फेक्शन से भी कैंसर होती है? तो कुछ कैंसर ऐसे हैं जो इन्फेक्शन से होते हैं। तो मेनली वायरल इन्फेक्शन से, लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, हाँ। जो जनरली ब्लड से फैलते हैं। अच्छा। तो ये वायरस के वजह से लीवर कैंसर बहुत कॉमन है। ओके। हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन अगर हुआ तो आपको 40 इयर्स के बाद लीवर कैंसर होने के रिस्क है, और हेपेटाइटिस सी का हुआ तो 10-20 इयर्स के बाद आपको लीवर कैंसर होने का रिस्क है। तो ये इसके वजह से भी लीवर कैंसर होता है। देन नेक्स्ट वेरी कॉमन इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। इसकी वजह से बच्चेदानी के मुख का सर्विक्स कैंसर बहुत कॉमन है, वजाइनल कैंसर कॉमन है, वल्वल कैंसर कॉमन है फीमेल में, और मेल में पेनाइल कैंसर कॉमन है पेनिस का, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। तो ये 2 वायरसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी कुछ वायरस है जिसके वजह से होते हैं कैंसर, लेकिन वो रेयर है। तो ये 2 कैंसर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अगेंस्ट वैक्सीन भी है। जी। वो वैक्सीन क्या है? हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है। अगर आप बहुत हाई रिस्क, जनरली हम सर्जन है तो हमें रिस्क रहता है कि नीडल इंजरी हो जाए ऑपरेशन करते वक्त। ओके। तो और जनरल पब्लिक के लिए भी आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन ले सकते हो, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये वायरस फैलता है। तो इसमें हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन ले सकते हैं ताकि हमें उसका इन्फेक्शन ना हो। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में है कि ह्यूमन पैपिलोमा, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है मेनली इन रूरल एरिया। तो ब्रेस्ट कैंसर के पहले सर्विक्स कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर था, अभी नंबर 2 पे है। जी। तो इंडिया में बहुत कॉमन है पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। तो उसमें कुछ स्ट्रेन ऐसी है जिसमें कैंसर होने की रिस्क बहुत ज्यादा है। तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन है अवेलेबल। तो जनरली वो वैक्सीन लेना चाहिए। तो गार्डेसिल करके एक वैक्सीन है, रिसेंटली सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया में भी इंडियन वैक्सीन लॉन्च किया हुआ है। तो बेसिकली ये वैक्सीनेशन अगर हम प्रॉपर एज पे दिए तो हम उससे भी बच सकते हैं। तो ये वैक्सीन जो है एचपीवी वायरस की एचपीवी इंजेक्शन जो है वो हम मेल और फीमेल दोनों में देते हैं, या ये सिर्फ फीमेल के लिए है? तो बेसिक जैसे मैंने बोला कि मेल पेशेंट में भी पेनल कैंसर, हाँ। दोनों में दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेल में नहीं दे सकते। हाँ। अगर आपको पार्टनर को एचपीवी इन्फेक्शन है तो आपको भी होने का रिस्क, बिकॉज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। जी। तो बेसिकली मेल में, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट उसका इंडिकेशन जो है ज्यादा फीमेल के लिए है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इज मोर कॉमन देन पेनल कैंसर। तो फीमेल में ज्यादा है। तो मेनली जब इंडिकेशन क्या है कि जब सेक्सुअली एक्टिवेट होती है लड़कियां तो उसके पहले उसको देना है। अच्छा। मतलब वो एचपीवी वायरस को एक्सपोजर होने के पहले देना है। तो जनरली 11-12 साल के बाद से इसको दे सकते हैं। इसको कब तक दे सकते हैं? टिल 45 ईयर्स तक। लेकिन जितना एज बढ़ेगा उतना वैक्सीन का एफिकेसी कम रहने वाला है, क्योंकि उसके पहले आपको इन्फेक्शन होने का फिर रिस्क रहता है। तो बेटर जब सेक्सुअली एक्टिव होने के पहले इसको लेना बहुत बेटर है। तो जनरली रिकमेंडेड है 11 से 25 तक आप इसको दे दो, तो ये ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। अगर मैं समझ पा रही हूँ तो अगर हम ये वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, अगर फीमेल हो रही है तो वो कहीं ना कहीं मेल को भी होने के चांसेस काफी ज्यादा होता है।
तो ये जो हम ये बोल रहे हैं कि एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन जो होता है वो हम इंजेक्शन फीमेल में लगवाना कंपलसरी कर रहे हैं 9 to 16 एज का जो गवर्नमेंट का भी प्लान है। तो हम मेल में ये कंपलसरी क्यों नहीं कर रहे? गवर्नमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं दे रही है जो फीमेल को दे रही है? तो वो क्या है? जैसे मैंने बोला कि अगर देखो कोई भी वैक्सीन जब नेशनल प्रोग्राम में आता है तो उसका बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखा जाता है कि बेसिकली इतना कॉस्ट गवर्नमेंट अगर डाल रहा है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतना हेल्थ पे ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता है, तो जनरली ये हाई रिस्क पॉपुलेशन के लिए जनरली ज्यादा दिए जाते हैं क्योंकि उसको इफेक्टिवनेस ज्यादा है। जैसे मैंने बोला सर्वाइकल कैंसर मोर कॉमन है पेनाइल कैंसर से। आइडियली तो दोनों में देना चाहिए जी, लेकिन पेनाइल कैंसर इतना कॉमन नहीं, इसलिए पहले फीमेल को इम्यून करो जी। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि बेसिकली मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के वजह से होता है। अगर मेल के या फीमेल दोनों के भी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अभी वी डोंट नो किसको हुआ रिलेशन है, तो उसके वजह से तो इसलिए फीमेल को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेल में नहीं देना है, मेल में भी आप दे सकते हैं, लेकिन फीमेल को वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के वजह से फीमेल को ज्यादा टारगेट, क्योंकि उसका इंसिडेंस ज्यादा है सर्विस कैंसर का। पेनाइल कैंसर रिलेटिवली कम इंसिडेंस है सर्विकल कैंसर से, इसलिए फिर फीमेल को ज्यादा प्रोटेक्ट करने का प्लान चल रहा है, तो मोस्टली फीमेल में ज्यादा उसको टारगेट कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है और नंबर 1 होल्ड किए हुए है काफी सालों से, तो ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है? इसके प्रिवेंशन क्या हम कर सकते हैं कि हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और बच सकते हैं इसके लिए? तो हम जानना चाहेंगे। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है इंडियन फीमेल्स में, तो एवरी इंडियन फीमेल शुड नो कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और उसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप कॉजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर देखोगे तो सबसे अभी इम्पोर्टेंट कॉज है कि ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ओबेसिटी बहुत कॉमन है क्योंकि पहले जो नेचुरल डेली एक्सरसाइजेस है, तो आप देखोगे सिटी में तो वुमन काम कर रही है तो ऑब्वियसली जो एक्सरसाइजेस अभी बंद हो गए, तो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, घर पे काम करने के लिए लोग है, मेड है, तो नेचुरली क्या होता है कि उसके वजह से एक्सरसाइज कम हो गया तो ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई। प्रेगनेंसी एक्चुअली प्रोटेक्टिव फैक्टर है, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका जो हार्मोनल जो पूरा साइकिल है मेनार की, मतलब मेन से चालू होने से मेन से बंद होने तक, तो बेसिकली पॉज है। जितना प्रेगनेंसी ज्यादा है उतना आपको वो पॉज होने के वजह से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये चीजें नेचुरली आजकल बच्चे कम होने के वजह से ये चीजें आजकल हो रही है, मेनली वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स में। तो ये रीजन है कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रोटेक्टिव है, जितना आप ब्रेस्ट फीडिंग करोगे ज्यादा उतना आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के कम है, लेकिन आजकल ये चीजें भी बहुत कम हो रही है। ये सब कारणों की वजह से बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में बढ़ रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग की बात आ रही है तो बहुत सारी महिलाएं ये भी है कि काम ज्यादा कर रही हैं, ऑफिस जाना होता है, तो वो प्रॉपर वे में ब्रेस्ट फीड नहीं हो रहा है, और एक ये भी होता है कि मुझे ब्रेस्ट फीड में जाना नहीं है, तो ये भी एक कारण बन रहा है। सब डेफिनेटली ये कारण बन रहा है। बहुत ऐसा है कि आपका फिगर खराब होता है ब्रेस्ट फीडिंग करने से, ये भी रीजन है, या टाइम नहीं मिल रहा है जी, तो ये सब रीजन के वजह से भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा है। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली एस्ट्रोजन का एक्सपोजर बढ़ता है ज्यादा, तो जल्दी मेंसेस आना भी चालू होता है, तो वो पॉज नहीं रहता, तो उसके वजह से भी कैंसर होने का कारण बढ़ गया। अच्छा, तो ये है कि आप ऑफिस भी जाएं, ऑफिस काम भी करें, लेकिन आप ब्रेस्ट फीडिंग में भी रहे तो ब्रेस्ट फीड को कराएं, या फिर बोतल फीड भी होता है अभी कि पंप रहते हैं, पंप की पंपिंग करके आप कर सकते हैं काम, तो एक कैंसर वाला पार्ट को हम कट कर सकते हैं इस कारण से। एक कैंसर है यूट्रीन कैंसर, उसमें ब्लीडिंग का बहुत बड़ा सिम्टम दिखता है, तो वो क्या कैसे वर्क करता है वहां पे? आपका ब्रेस्ट कैंसर, जैसे मैंने बोला कि ब्रेस्ट सर्विस कैंसर बहुत कॉमन है, तो यूट्राइन कैंसर का भी इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। हाँ, तो उसके पीछे जो रिस्क फैक्टर है वो जो ब्रेस्ट कैंसर में वही है, मेनली ओबेसिटी। तो ओबेसिटी के वजह से एस्ट्रोजन एक्सपोजर, एस्ट्रोजन ज्यादा हो गया, एस्ट्रोजन से वापस से स्टिमुलेशन हुआ यूटेरस के इनर लाइनिंग को, तो उसका ग्रोथ हो गया, सेल डिवीजन बढ़ गई, कैंसर होने के चांस बढ़े। तो बेसिकली यूट्राइन कैंसर जनरली ओल्ड एज में होता है, आपका 40-50 ईयर्स के बाद बहुत कॉमन है। मेनोपॉज होने के बाद अगर ब्लीडिंग हो रहा है
तो यूट्राइन कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ऐसे अगर पोस्ट मेनोपॉज कोई भी ब्लीडिंग है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैंसर की वजह से होती है, इधर यूटेरस के या सर्वाइकल कैंसर की वजह से। तो मेनोपॉज खत्म होने के बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको इमीडिएटली आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और जांच करवाना है। जी। और ट्रीटमेंट में किए हैं जो आपने बहुत ही रेयर कोई मतलब कुछ डरा देने वाला हो या फिर कुछ ऐसा कि उसमें से एक पॉजिटिव भी निकला हो और कुछ निगेटिव भी हो उसका, तो ऐसा कोई केस स्टडी डिस्कस करें। तो बहुत सारे केसेस ऐसे रहते हैं, वैसे केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि हम लोग भी इमोशनल हो जाते हैं कभी। और बुरा लगता है कि इतना यंग एज में कैसे हो गया, क्या हो गया। तो जनरली ऐसे सिचुएशन आते हैं बिकॉज कैंसर ऐसा बीमारी है, इसके बारे में इतना सारा डर है लोगों के मन में। जी। तो यंग एज में हुआ तो ज्यादा बुरा लगता है। जनरली यंग एज में जब पेशेंट आते हैं तो ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो यंग एज में जनरली हम सोचते हैं कि बाबा होना नहीं चाहिए, एक्चुअली उसको जिंदगी भी जी नहीं उसने। तो ऐसा एक पेशेंट थी यंग एज में जिसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्चुअली हो गया, कंसीव हो गई। और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोस नहीं हुआ। सीजरिंग करके जब बच्चे को निकाला तब वो डायग्नोस हुआ, तब तो वो स्टेज 4 हो गया था। तो ये बहुत बुरी चीज है, लेकिन फॉर्चुनेटली उसके होने के बाद फिर उसको कीमोथेरेपी ये करके वो स्टेज 4 से भी क्योर हो गई। अच्छा। तो ये बहुत सेटिस्फैक्टरी भी बात है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा जिसमें चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर हम मेहनत लेते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें रिजल्ट भी मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई मतलब केस होपलेस होना चाहिए, होप्स रखे ही ट्रीटमेंट करना है। अगर हम होप नहीं रखेंगे तो पेशेंट को भी कौन होप देगा। तो बेसिकली ऐसे केसेस होते हैं बहुत सारे जिनमें लगता है कि इनमें बहुत खराब प्रोग्नोसिस होगा, लेकिन इनमें रिजल्ट बहुत एक्सलेंट होते हैं। तो यू नेवर नो किस पेशेंट में फायदा होगा नहीं होगा, कौन कितना फाइटर है। हाँ, कौन कितना फाइटर है। तो इसमें सब चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मॉरल हाई रहना चाहिए, आप होपफुल रहना चाहिए, पॉजिटिविटी वेरी इंपॉर्टेंट। जी। अगर आप पॉजिटिव हो तो जनरली हम देखते हैं कि जो पेशेंट पॉजिटिव है तो उनमें रिजल्ट भी बेस्ट मिलते हैं, उनमें साइड इफेक्ट कम रहते हैं, तो जल्दी रिकवर होते हैं। तो जो साइकोसोमेटिक कनेक्शन है अपने बॉडी का, जो माइंड अगर अच्छा है तो बॉडी भी साथ देती है, फाइट करती है। अगर आप डिप्रेशन में हो तो फिर बॉडी फाइट नहीं करेगी। तो ये बहुत ट्रू है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना होपफुल रहोगे, जितना आपका विल पावर अच्छा है, तो हर एक कैंसर पेशेंट ने ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। हमारा उद्देश्य यही रहता है पेशेंट आने के बाद फर्स्ट उसका मॉरल बढ़ाए, क्योंकि आधा बीमारी उसके टेंशन की वजह से है। जी बिल्कुल। तो आधा वो डिप्रेशन में रहता है नाम सुन के ही। तो जनरली हर कोई डॉक्टर का मतलब जो कैंसर में फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट का पॉजिटिविटी, पेशेंट का मॉरल आपको बढ़ाना चाहिए। आपको ज्यादा पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करने चाहिए, नेगेटिव चीजों नेगेटिव चीजों के बारे में कम बोलना चाहिए, ज्यादा आपको उनको पॉजिटिविटी देना चाहिए। जो चीजें फैक्ट है वो आप उनको बता सकते हो, जो है अगर पेशेंट वांट टू नो कि एग्जैक्ट प्रोग्नोसिस क्या है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम यू हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, क्योंकि वही पेशेंट को तैयार करती है और उससे डिले भी अवॉइड होता है। पेशेंट डिप्रेशन में रहता है, जल्दी ट्रीटमेंट चालू होती है और अपना प्रेशियस टाइम भी बचता है। इसमें योगा हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली, बहुत सारी चीजें है। तो जनरली कैंसर हुआ मतलब आपका लाइफ स्टॉप हुआ ऐसा नहीं है। तो आप डॉक्टर को पूछ के आपकी डेली एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, लाइट स्विमिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल है। अगर आप में आध्यात्मिक हो आप, तो आपको कहीं पे फेथ है तो आपको वो एक ताकत देगा। जी। ताकत देगा ये कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये लड़ना है, कोई दूसरा आने वाला नहीं है आपकी जगह पे जी। ये सब ट्रीटमेंट को फेस करने के लिए। तो इसमें ये सब चीजें, योगा, एक्सरसाइज, जो आपका मूड एलिवेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है इससे भी ये करके भी आपका डिप्रेशन नहीं जा रहा है तो हम लोग बहुत बार साइकेट्रिस्ट का हेल्प लेते हैं। अच्छा। इसमें कुछ दवाई एंटी डिप्रेशन काम करती है कि बाबा आपको हेल्प करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ टाइम बहुत रेयरली ये चीजें लगती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत डिप्रेशन में पेशेंट चले जाते हैं, तो उनको उससे भी बाहर निकाल के ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहता है, डिफिकल्ट टास्क रहता है। तो योगा डेफिनेटली करना चाहिए, जो आपको पॉजिटिविटी देगा, आपको मानसिक तरीके से आपको वो स्ट्रांग बनाएगा।
अभी के टाइम में कैंसर ट्रीटमेंट का बहुत सारे मेथड यूज होते हैं और सर्जरी में भी अभी रोबोटिक टेक्निक भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसमें आप एक्सपर्ट भी हैं, तो ये कैसे वर्क करता है? तो कीहोल सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक मेनली कैविटी मतलब एब्डोमिनल कैविटी या थोरेसिक कैविटी की जो सर्जरी अंदर अगर ऑर्गन में कैंसर है तो इनिशियली पहले के जमाने में क्या होता था, तो पूरा बड़ा चीरा लेके ये करते थे, उससे मॉर्बिडिटी बहुत थी, ब्लड लॉस बहुत था और उससे ही पेशेंट को बहुत सारी तकलीफें होती थी और आगे जाके हर्निया होने के कॉम्प्लिकेशन, तो इससे क्या होता था ना, पेशेंट को रिकवरी में भी बहुत टाइम लगता था। तो आजकल इन न्यूअर एडवांसेस कीहोल सर्जरी जिसमें क्या करते हैं, छोटे होल बना के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर देते हैं, उसमें स्पेस क्रिएट करके इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सर्जन पेशेंट के पास रहता है, रोबोटिक में कंसोल पे रहता है। और उससे क्या होता है कि बेसिकली कम ब्लड लॉस होता है, टिश्यू को ट्रॉमा कम होता है, रिकवरी बहुत फास्ट रहती है इंसिजन में, इसलिए ऑटोमेटिकली दवाइयां भी कम लगती है, ब्लड लॉस कम होने की वजह से पेशेंट का रिकवरी भी बहुत फास्ट होता है। जिससे क्या होता है, पोस्ट ऑफ रिकवरी फास्ट रहता है। तो आजकल मोस्ट ऑफ कैंसर जो है एब्डोमेन के वो बेसिकली दूरबीन से कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी क्या है, तो बेसिकली रोबोटिक सर्जरी मतलब लोगों को लगता है रोबो कर रहे हैं ऑपरेशन, तो ऐसा नहीं है। तो रोबोटिक सर्जरी में सर्जन ही ऑपरेशन करता है, लेकिन रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ ऑपरेशन करता है, जिससे क्या होता है, प्रिसीजन बहुत बढ़ जाता है। अगर आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में 4 गुना ज्यादा मैग्नीफाइड विजन है, तो इसमें 10 टाइम्स मैग्नीफाइड विजन है। प्लस जो रिस्ट के मूवमेंट है, लैप्रोस्कोपी में 2 डायमेंशनल है, तो इसमें 3 डायमेंशनल है। तो रिस्ट का जो 360 डिग्री मूवमेंट है पूरा, तो उसका भी रिस्ट का जो रेस्ट्रिक्शन है वो भी इसमें नील हो जाता है और हमें ज्यादा रेंज ऑफ मोबिलिटी मिलती है। तो उसके वजह से डेफिनेटली डिफिकल्ट एरियाज में रोबोटिक सर्जरी से फायदा बहुत ज्यादा होता है। डिफिकल्ट एरिया में जाके भी हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, बस उसमें हम पेशेंट के पास नहीं रहते, रोबो अटैच रहता है पेशेंट के बॉडी को, और हम लोग कंसोल पे एक अलग कंसोल रहता है, उसमें हम 3D विजन में वो उसको हम लोग ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन सर्जन नहीं करता है, लेकिन रोबोटिक काम वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सर्जरी ये आसान कर दिया। डेफिनेटली ये अपने जो बॉडी के लिमिटेशन है उसको भी आगे लेके, मतलब उसको लिमिटेशन को क्रॉस करके और ज्यादा मोबिलिटी देता है सर्जन को, ज्यादा क्या बोलते हैं कि रेंज ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली ये बेनिफिट पेशेंट को मिलता है। और रोबोटिक सर्जरी में सेम लैप्रोस्कोपी के जो बेनिफिट है, जैसे मैंने बोला कम ब्लड लॉस, अर्ली रिकवरी, ये सब छोटा इंसिजन, ये सब फायदे रोबोटिक में भी मिलते हैं। तो नेक्स्ट फ्यूचर विल बी रोबोटिक सर्जरी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ ये आ रहा है। प्रॉब्लम ऑफ रोबोटिक सर्जरी क्या है, कॉस्ट एक प्रॉब्लम है, कॉस्ट की वजह से सब जगह पे नहीं है, लेकिन अभी इंडिया में भी रोबो लॉन्च हो रहे हैं। जैसे अभी ग्लोबल हॉस्पिटल में SSI मंत्रा अभी लिया, जो इंडियन रोबो है, उसका कॉस्ट भी कम है, तो ऑटोमेटिकली उसका फायदा पेशेंट को मिलने वाला है। तो पेशेंट का कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगा, और जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के चार्जेस में ही आजकल रोबोटिक सर्जरी हो रही है। जैसे जैसे ज्यादा कंपनी ये मार्केट में रोबोटिक सर्जरी में आ जाएगी, तो कॉस्ट कम होने के बाद ये धीरे धीरे ये सब लोगों के, मतलब जो भी सब लोग ये रोबोटिक सर्जरी को भी अफोर्ड कर सकते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट और जैसे रोबोटिक ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो ये जो प्रोसेस है ये कॉस्ट इफेक्टिव है या फिर बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट भागती है? डेफिनेटली कॉस्ट, अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स टू द कॉस्ट, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी भी इंडियन पेशेंट्स में कम है, क्योंकि जितना एडवांस और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट अगर कोई चीज हो रही है तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट आता है। तो मैं हमेशा पेशेंट को यही बोलता हूँ कि यू हैव टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग। कैंसर एक कॉम्प्लेक्स डिसीज है, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है, और जितना आप एडवांस और बेस्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट लोगे उतना वो कॉस्टली है। तो सर्जरी के लिए लाखों में खर्चा आता है, रेडिएशन के लिए लाखों में खर्चा आता है, कीमोथेरेपी के कॉस्ट है। तो आप हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग करो। गवर्नमेंट के स्कीम्स है इंडिया में, बहुत सारी योजनाएं चलती है जिससे गवर्नमेंट हेल्प करता है, लेकिन अगेन द क्वालिटी ऑफ केयर जितना नहीं रहता है। अगर आपको प्राइवेट सेटअप में अगर करना है जहाँ पे क्वालिटी अच्छा मिलेगा, पर्सनल केयर रहेगा, तो डेफिनेटली आपको कॉस्ट के बारे में सोचना चाहिए। तो पहले तो आप आपके डॉक्टर से बात करो, एक अंदाजा लो कितना खर्चा आएगा, खर्चा कम करने के क्या क्या ऑप्शन है, ट्रीटमेंट का इफिकेसी कम किए बिना
अगर कॉस्ट कम रहा है तो वो कॉस्ट कम होना चाहिए। अगर वो ट्रीटमेंट पे इफेक्ट कर रहा है तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम अगर ट्रीटमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कॉस्ट के लिए तो डेफिनेटली आपका प्रोग्नोसिस भी वैसे ही रहेगा। जी। तो बहुत सारी संस्थाएं जो मदद करती है। अगर आप कॉस्ट देखा जाए तो बहुत वेरिएबल है, हर एक टाइप का कैंसर सर्जरी क्या कर रहे हैं। जितना आप एडवांस ट्रीटमेंट लोगे, जैसे रोबोटिक सर्जरी कॉस्टली है, तो आपका खर्चा बढ़ेगा। तो आप ट्रीटमेंट का इफिकेसी और ट्रीटमेंट को कॉम्प्रोमाइज हुए बिना आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो आप हमेशा डॉक्टर को पूछो। ये इसके अलावा कॉस्ट कम होके, ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज ना होके कॉस्ट कम होने के ऑप्शन है क्या, तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर आपको हेल्प करते हैं कॉस्ट कम होने में, लेकिन आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस हेल्प करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस, एक बार कैंसर होने के बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो सबसे बेस्ट है कि आप इसको कवर्ड। तो आफ्टर कोविड तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारे लोगों में जागरूकता बढ़ गई है। तो हेल्थ इंश्योरेंस रहना ही चाहिए डेफिनेटली। कम से कम 5 लाख से 10 लाख तक तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस रहना ही चाहिए, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट लाखों में है। तो मिनिमम में तो आई विल एडवाइज कि एटलीस्ट 10 लाख का तो आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन आपके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपको अगर कवर रहेगा तो आपको डेफिनेटली वो, अगर अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंस आपके जिंदगी में आ जाए तो आप फाइनेंशियली आप स्टेबल रह सकते हो और आप बेस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हो। आप हमारे दर्शकों को प्लीज बता दें कि आपसे अगर हमें मिलना हो तो हम कहाँ मिल सकते हैं, ताकि एक सही जानकारी उनको मिल सके और ट्रीटमेंट भी। तो आई एम अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, तो सर्जन, बेसिकली मैं सर्जन हूँ। टाटा कैंसर हॉस्पिटल से मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन किया है और मैंने लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में भी फेलोशिप की हुई है। तो जिसमें मिनिमल इन्वेजिव में भी सब लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक प्रोसीजर हम लोग करते हैं। तो आई एम ए चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट एट नोबल हॉस्पिटल हडपसर पुणे, तो जहाँ पे हमारा लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक प्रोग्राम भी है। तो वहाँ पे मैं डेली अवेलेबल रहता हूँ। आप अगर कोई पेशेंट है तो आप नोबल हॉस्पिटल में कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। आपने देखा और समझा कि किस तरीके से हम कैंसर से बच सकते हैं। कैंसर की सही जानकारी और विस्तृत रूप से जानकारी हमें डॉक्टर आशीष जी ने दी है, बहुत ही सिंपल शब्दों में, कि किस तरीके से हम कैंसर से प्रिवेंशन ले सकते हैं, कैंसर के सिम्टम को पहचान सकते हैं और एक सही समय पे हम डायग्नोज करके, अर्ली डायग्नोज करके हम कैंसर से बच भी सकते हैं। और ट्रीटमेंट की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है हमारे पास, तो हम उस सुविधा को ले सकते हैं। डॉक्टर आशीष की डिटेल जानकारी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर ले सकते हैं और एक एक्सपर्ट से मिल सकते हैं जो कि आपके सही जानकारी देगा और एक सही डायरेक्शन देंगे आपके हेल्थ के लिए। स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।